ओके। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा जो पैटर्न है, डायनामिक्स ऑफ द सब्जेक्ट है, उनको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लिखना शुरू करो एक बार मेरे साथ आप लोग। ओके, हेडिंग डालेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ओके ओके, इसमें कुछ सेक्शंस वाइज हम लोग समझ लेते हैं। सेक्शन ए हम लोग लिखेंगे वोकैबुलरी, यानी कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी में जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 1 इज बेस्ड ऑन वर्ड्स। बेस्ड ऑन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना। एसएससी एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो वर्ड से जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, थोड़ा लिख लो आप भी। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको सिनोनिम्स, नंबर 2 एंटोनिम्स, नंबर 3 वन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 4th स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में रॉन्गली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड पूछा जाता है ना। 4 ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से कौन सा स्पेलिंग गलत है किस वर्ड को, इस तरह की। और एक छोटा सा इसी में लिख लेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग, इसी में थोड़ा लिख लेना, स्टार करके कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना होता है ना, बहुत सारे पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। देखो ये सब क्वेश्चंस आपको बनेंगे कहाँ से? वर्ड्स से, शब्दों से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आते हैं, ट्यूशंस लिख लेना, और स्पेलिंग्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पेयर्स। ये है आपका वोकैबुलरी सेक्शन, क्लियर। वोकैबुलरी, अगर हम लोग देखो एसएससी एग्जाम्स की बात करें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, इनकेस सीजीएल है और भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं, तो वोकैबुलरी से अगर हम लोग बात करें सीजीएल एग्जाम्स की, प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, ठीक है। 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग, 25 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है, अलग अलग सब, मैथ्स, रीजनिंग और ये सब। और बाकी एग्जाम्स की बात करोगे तो लगभग 10-15 क्वेश्चन, 20 नंबर कहीं ना कहीं आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इसमें वोकैबुलरी का जो वेटेज है ना, वो लगभग 25 में से 7 to 8 क्वेश्चंस वोकैबुलरी से ही आते हैं, यानी कि 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस, लगभग 1/3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वोकैबुलरी से। और वोकैबुलरी में एक चीज़ क्या है? वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स पे एक क्वेश्चन सिनोनिम से, एक एंटोनिम से, स्पेलिंग से एक क्वेश्चन, वन वर्ड से 1-2 क्वेश्चंस। कंफ्यूजिंग से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, अलग तरीके से पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? सेक्शन ए समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन बी लिखते हैं। सेक्शन बी इज ग्रामर। ग्रामर हमें पढ़ना है टॉपिक वाइज। सेक्शन बी इज ग्रामर। अब ग्रामर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके पैटर्न्स बनेंगे। नंबर 1 इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करना। एरर डिटेक्शन का मतलब क्या होता है? सेंटेंस एक दिया होता है ना, उस सेंटेंस में कई ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, वो आपको बताना है कि इसमें कहाँ गलती है, और ये धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। इसको एरर डिटेक्शन कहते हैं, फाइंडिंग द एरर्स भी कहते हैं, कॉमन एरर्स भी कहते हैं, इस तरह से अलग अलग नाम आप देंगे, ठीक है। नंबर 2 इज फिलर्स। ये इसी को हम लोग कहते हैं सेंटेंस, ये चलो आसान तरीके से लिख लो, फिल इन द ब्लैंक्स।
fill in the blanks. Fill in the blanks. Sentence will be given with a blank, with single blank or two blanks. एसएससी एग्जाम्स में जनरली सिंगल ब्लैंक्स ही आते हैं, डबल ब्लैंक आपको मिलेगा बैंक एग्जाम्स में, ठीक है। सिंगल ब्लैंक्स ही आते हैं जनरली सब एग्जाम्स में, इसको हम लोग कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर थर्ड इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। इसको फिलर्स भी बोल देते हैं आप लोग, इसको फिलर्स भी कहते हैं एग्जाम्स में ही, फिलर्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूव करना होता है, उसमें आपको सेंटेंस दिया होगा, उसमें कहीं अंडरलाइंड होते हैं वर्ड्स, उनमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है नहीं है, उसको इंप्रूवमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपको मिलेगा बेस्ड ऑन ग्रामर। जब आप ग्रामर सीखेंगे तो आपको इन्हीं की चीज़ों को करना सीखना है, क्लियर। नाउन्स पढ़ेंगे, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। फिर आपको उसमें एरर्स को समझना है कि एरर्स बेस्ड ऑन नाउन्स, एरर्स बेस्ड ऑन प्रेपोजिशंस, एरर्स बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, ये सब पढ़ना होता है। ये पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। अच्छा, इसी में आपको दो टॉपिक्स अलग से पढ़ने होते हैं ग्रामर में, पर्टिकुलरली बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखना। वॉइस एंड नरेशन। वॉइस नरेशन से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और ये पीसीएस में भी आता है, जहाँ पर आप कंपलसरी इंग्लिश पेपर देखेंगे ना, मेंस में जब आप जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर होता है, ठीक है, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आपसे वो पेपर ही क्वालिफाई नहीं होगा, फिर आपने मेंस में क्या पेपर्स लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी बाकी, ठीक है। तो वहाँ पर वॉइस नरेशन आते हैं एग्जाम्स में, क्लियर। आगे बढ़ जाएँ, ये सब है ग्रामर, क्लियर। अब देखो ग्रामर में टॉपिक्स क्या हैं वो भी मैं यही लिखवा देता हूँ आपको इसी सेक्शन में, कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं ग्रामर में और क्या पढ़ना है। तो लिखना शुरू करो, टॉपिक्स इन द ग्रामर, लिख दे, थोड़ा सा डालो, टॉपिक्स इन ग्रामर। टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। टॉपिक्स इन ग्रामर, देखो एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना ही है। जैसे नंबर 1 अगर हम लोग बात करें, नाउन्स आपको पढ़ने, और इनमें एरर्स क्या बनते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन्स एंड एरर्स बेस्ड ऑन नाउन्स। देन प्रोनाउंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है प्रोनाउंस की, और उसमें एरर्स क्या बनते हैं वो समझना है, ठीक है, प्रोनाउंस। नंबर 3 इज वर्ब्स, वर्ब्स, वर्ब्स। 4th एडजेक्टिव्स। 5th is adverbs, adverbs. 6th is conjunctions लिखते हैं, 6th is conjunctions को पढ़ना है, conjunctions 6th. 7th is prepositions, prepositions. These are the basic topics जो आपको बताइए, इनको हम लोग सब क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, मॉडल सब वर्ब का पार्ट होता है, मॉडल जो आप पढ़ेंगे ना, मॉडल्स वो सब वर्ब का पार्ट है, ठीक है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ये सब वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ओके, प्रेपोजिशंस के बाद यहाँ पर कुछ टॉपिक्स में और लिख देता हूँ, लाइक टेंसेस। टेंसेस को पढ़ना होता है, यहाँ से एरर्स बनते हैं एग्जाम्स में, टेंसेस। 9th इज चलो लिख दो अलग से अगर लिखना है तो, मॉडल्स। मॉडल्स के यूजेस पढ़ना होता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, बहुत स्पेसिफिकली नहीं पढ़ना बट बेसिक ज़रूरी है। ओके, 9th के बाद आएगा 10th इज, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन टैग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। 6th इज सुपरफ्लुअस। हाँ, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन को टैग करना होता है। नेक्स्ट, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, व्हाट दिस वर्ड मीन, सुपरफ्लुअस।
चलो अभी डिस्कस करते हैं, अलग से बता देता हूँ। नेक्स्ट इज 12th में लिख लो थोड़ा सा, वही वॉइस नरेशन भी लिख लो इसी में, वॉइस ऑब्लिक करके लिख देना नरेशन। दीज आर द रूटीन टॉपिक्स। रूटीन मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है एटलीस्ट ग्रामर में, वॉइस एंड नरेशन, ठीक है। कंफ्यूजिंग पेयर्स पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ग्रामर में रिलेट करेगा बट वो वोकैबुलरी से ज़्यादा रिलेट करेगा आपको, ठीक है। वॉइस नरेशन। अब यहाँ पर एक जो वर्ड है ना सुपरफ्लुअस, इसको थोड़ा लिख लो। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है फालतू, अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत ना हो। फालतू अननेसेसरी इसको कहते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं, उसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में ऐसे शब्द को लिख दिया जाएगा जो ग्रामेटिकली वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, नीडेड नहीं है, फालतू में लिख दिया वर्ड, तो उसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो ऐसे एरर्स बनते हैं सुपरफ्लुअस पर बेस्ड ऑन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके किस में हो जाएंगे? ग्रामर में। क्लियर? ये सेक्शन बी है, सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर से रिलेट करेंगे, ठीक है। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, टेंसेस, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, वॉइस एंड नरेशन। क्लियर? ये सब पढ़ना पड़ेगा टॉपिक वाइज, इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज सी। सेक्शन सी पर आते हैं, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं ना, इन्हीं सेक्शन से बनते हैं सब इंग्लिश में। क्वेश्चंस वोकैबुलरी से आएगा, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ग्रामर से, क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस बनेंगे कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस क्या बनते हैं? नंबर 1, अनसीन पैसेज पर बेस्ड होते हैं ना। एक ऐसा पैसेज दिया होगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, ठीक है, और उस अनसीन पैसेज से कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, तो पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद वो क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। इसी को हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं, आर से भी बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऑल्सो नोन एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसी को आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं। ओके, नंबर 2 इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट। थर्ड इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स। बैंक्स में इसी को पैराजम्बल्स कहते हैं, जैसे बैंक जैसे एग्जाम्स में, ऑल्सो नोन एज पैराजम्बल्स। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि ए बी सी डी या पी क्यू आर एस करके लिखा होता है, उसको रीअरेंज करना होता है मीनिंगफुली, सेंटेंस को मीनिंगफुली रीअरेंज करना होता है। क्लोज टेस्ट का मतलब देखो क्या है कि एक पैसेज दिया होगा इस तरह से, स्टोरी या पैसेज होगा और उसमें ब्लैंक्स होते हैं ना ब्लैंक्स, स्टोरी कंप्लीशन भी इसको कहते हैं, स्टोरी को पूरा करना होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं तो आपको मीनिंगफुली वो वर्ड्स फिल करने होते हैं, तो उसी को आप कहते हैं क्लोज टेस्ट। इसमें जेड है, एस नहीं है। क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट अनसीन पैसेज पर क्वेश्चंस, एक ऐसा पैसेज होगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ना है और उस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप कहते हैं अनसीन पैसेज। क्लियर? एक चीज़ थोड़ी सी और समझनी है, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में ना, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा एग्जाम में, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग ब्रैकेट में यहाँ करके लिख देना थोड़ा सा, यहाँ पर प्रेसी राइटिंग। ये आपको सिविल सर्विसेज मेंस में आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है ना वहाँ पर। प्रेसी राइटिंग का मतलब क्या होता है? एक पैसेज दिया होगा, उसको समराइज करके लिखना है, 1/3 में लिखना होता है, उसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग, समराइज करना। क्लियर? जो बात वहाँ लिखी है उसको आपको 1/3 वर्ड्स में लिखना होता है, रीराइट करना होता है, प्रेसी राइटिंग उसको कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग देखो तभी आप कर पाओगे जब आपके पास वोकैबुलरी हो, सेंटेंस लिखने की बेसिक ग्रामर की आपको नॉलेज है, क्लियर, और आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है कि आप पढ़ के चीज़ों को समझ लेते हैं, तभी आप प्रेसी राइटिंग कर पाएंगे। तो ये सबसे लास्ट वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ तक समझ आ गया भाई? क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। सेक्शन 1 इज वोकैबुलरी, वर्ड्स,
यहाँ से, अच्छा इसमें एक चीज़ छूट गई, रुक दोबारा ऐड करना है इसको, देखना वर्ड्स में सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, स्पेलिंग्स और कंफ्यूजिंग पेयर्स। वोकेबलरी में 2 बातें और ऐड करनी थी, वो कर लो यहाँ पर, भूल गया मैं। यहाँ से लिख लो वर्ड नंबर 2 और यहाँ पर 3rd लिख देना। वोकेबलरी में एक तो वर्ड्स हैं, दूसरा आपको पढ़ना है ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ने हैं। और 3rd पॉसिबिलिटी है फ्रेजल वर्ब्स की, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब वोकेबलरी में पढ़ना होता है। ईडियम्स पढ़ने हैं, ईडियम्स पढ़ने हैं, फ्रेजेस पढ़ने हैं और फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ना है। ये पार्ट ऑफ वोकेबलरी है। वोकेबलरी में हम लोग कह सकते हैं कि यू हैव 4 थिंग्स, एक वर्ड्स, दूसरा ईडियम्स, तीसरा फ्रेजेस एंड 4th इज फ्रेजल वर्ब्स। वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये सब वोकेबलरी में काम आता है, लिखने में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, सब में काम आएगा। क्लियर? सिनोनिम एंटोनिम्स वर्ड्स पर बेस्ड होते हैं, वन वर्ड्स भी वर्ड्स पे बेस्ड हैं, स्पेलिंग्स भी वर्ड्स पे बेस्ड हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी वर्ड्स पर ही बेस्ड हैं। वर्ड्स जब पढ़ोगे तो सभी चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती हैं। ईडियम फ्रेजेस को अलग से पढ़ना होगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स को भी अलग से पढ़ना होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका क्या है? ग्रामर। सो ग्रामर में एरर डिटेक्शन सीखना है कि सेंटेंस में एरर कैसे निकालना होता है। अब एरर डिटेक्शन आप तभी कर पाओगे ना जब आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, है ना। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर एरर है प्रोनाउन बेस्ड, तो अगर आपने प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी कि एरर्स क्या बनते हैं प्रोनाउंस पे, तभी आप इसको कर पाओगे। तो ये पढ़ने के बाद ही चीज़ें हो पाएंगी जब आप ग्रामर पढ़ लोगे, ठीक है। एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स या फिलर्स बोलते हैं इसी को, और सेंटेंस को क्या करना होता है? इंप्रूवमेंट। ये भी तभी होगा जब आपके बेसिक्स ऑफ ग्रामर अगर आपके क्लियर हैं, तभी ये चीज़ें आप सॉल्व कर पाएंगे। वॉइस नरेशन टॉपिक से अलग अलग पढ़ना होता है, ठीक है। वॉइस नरेशन से मेंस में जो इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर है ना, वहाँ भी क्वेश्चंस बनते हैं वॉइस नरेशन से। देन इज कॉम्प्रीहेंशन, इसके टॉपिक्स थोड़ा सा नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग्स, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, वॉइस और नरेशन। Then is comprehension, last is comprehension, unseen passage, reading comprehension, close test, sentence rearrangements, parasymbols, pressy writing। ये सब एक बेसिक सिलेबस जो होता है ना एग्जाम्स में, यहीं से सब एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? वर्ड्स, वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है भाई। रब कर दो अब इसको। ओके, अब देखो छोटी सी बात क्या है कि जब आप लैंग्वेज को पढ़ोगे ना, तो लैंग्वेज कोई पर्टिकुलरली सब्जेक्ट तो है नहीं, लैंग्वेज प्रैक्टिकल चीज़ होती है। इसको जितना पढ़ोगे धीरे धीरे उतना ये इंप्रूवमेंट होगा। इसमें रीडिंग भी काम करेगी, ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे वो काम करेगा, वोकेबलरी धीरे धीरे इंप्रूव करोगे तो वर्ड्स, चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ा सा ट्राइंगल अप्रोच मैं हमेशा बताता हूँ। ट्राइंगल अप्रोच का मतलब क्या होगा कि आपको हर हफ्ते क्या इंप्रूव करना है? अपना वोकैब इंप्रूव करना है, ठीक है। आपको नए नए वर्ड्स सीखने हैं, नए वर्ड्स, क्लियर। इडियम फ्रेजेस सीखना है, वन वर्ड सीखना है, वो धीरे धीरे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ एक दिन में वन वर्ड्स याद नहीं हो सकते, आपको हर हफ्ते उसमें ऐड अप करना है, चीज़ें ऐड ऑन करनी है धीरे धीरे। हर हफ्ते आप कोई भी ग्रामर का हम लोग टॉपिक पिक करेंगे, उसको पढ़ेंगे। एक टॉपिक एक हफ्ते में करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे अलग से, ठीक है। तो वो टॉपिक हो जाएगा। हर हफ्ते थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा किस पे? कॉम्प्रीहेंशन मतलब रीडिंग को। रीडिंग इंप्रूव करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव होती, एकदम से नहीं होगी। तो इस तरह से जब आप हर हफ्ते काम करोगे तब ये धीरे धीरे चीज़ें क्या हो जाएंगी? हॉलिस्टिकली इंप्रूव होंगे ना, चारों तरफ से। आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो रही है, ग्रामर भी इंप्रूव हो रहा है, कॉम्प्रीहेंशन भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। क्लियर? अब थोड़ी सा हम लोग बात करेंगे आज क्लास में, जो अभी मैंने आपको शीट दी है ना, थोड़ी सी 2-3 दिन पहले कुछ वर्ड्स सीख लो आप। लगभग 200 वर्ड्स आप इंप्रूव करो अपने। 200 शब्द आपको इस हफ्ते सीखने हैं, ठीक है। वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स 200 वर्ड्स एकदम से याद होंगे नहीं, धीरे धीरे नए नए शब्दों को सीखना है। और ये वो वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली मिलेंगे, साथ ही साथ न्यूज़पेपर रीडिंग में भी यही वर्ड्स आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो यही वो वर्ड्स हैं जो आपकी समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे पहला वर्ड हम लोग देखते हैं डिली, एक बार रीड करके देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट है पहला शब्द। दूसरा शब्द क्या है? स्प्यूरियस, ठीक है। एक बार रीडिंग करते हैं ताकि आपको जो शब्द आपको आता है ना, आप मुझे बताते रहना कि ये शब्द हमें आता है, ये पता है हमें, ठीक है।
बताना ज़रा कोई भी शब्द जो आपको आता है। स्प्यूरियस का मतलब फेक होता है। वेरी गुड। स्प्यूरियस मीन्स फेक, नकली, जाली, है ना। वेरी गुड। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, नकली, जाली। देखो यहाँ से बोर्ड से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा देख लो। वर्ड नंबर 1 इज डिलीजेंट। वर्ड नंबर 1 इज डिलीजेंट, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज, वर्ड नंबर सेकेंड इज स्प्यूरियस, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस। वर्ड नंबर 3, थर्ड इज स्लगिश, स्लगिश, बोल बोल के थोड़ा प्रैक्टिस करना। वर्ड नंबर 4 फीबल, फीबल। फिफ्थ जीनियल, जेनियल नहीं, जीनियल, जीनियल। सिक्स्थ कनिंग। सेवंथ इम्पैकेबल। इम्पैकेबल की स्पेलिंग पे ध्यान देना, डबल सी, इम्पैकेबल। इसकी स्पेलिंग आती है एग्जाम्स में, ठीक है। अभी देखा था ना स्पेलिंग पे जो वर्ड्स क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनेंगे, इम्पैकेबल। वर्ड नंबर 8 बिनाइन, बिनाइन। कोलोसल 9th, एफ्लुएंट 10, 11th इज पेन्यूरियस, 12th इज मीगर, 12वां शब्द है मीगर। 13th वर्ड इज क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन। नंबर 14th इज गैरुलस, 15th इज वर्बोज, weary, 16th weary, tedious, banal, ephemeral, 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 ephemeral. next is detrimental, इसमें से टू थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दो, टू। detrimental अपने बाद टू preposition लेता है, detrimental to somebody or something, तो वर्ड है detrimental, टू इसका preposition लिख गया यहाँ पर। dexterous, dexterous, ठीक है। stellar, stellar, हाँ। कॉपियस, कॉपियस, ओके। फिर से देखो इबुलियंट, क्या वर्ड है, एबुलियंट, एबुलियंट। वर्ड्स को ना बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, एबुलियंट। 25th इज लुगुब्रियस, लुगुब्रियस। 26th इज प्रोडिगल, प्रोडिगल। 27th पार्सिमोनियस। 28th lucrative। 29th meticulous। 30th horrendous। 31 jinxed। 32 forthright। 33 imbecile, imbecile या imbecile। 34 inept। 35 incessant, incessant। 36 pithy। 37 येलो जर्नलिज्म, एक लिखा हुआ है फ्रेज है, दो शब्द इसमें एक साथ आ रहे हैं, येलो जर्नलिज्म। 38 प्यूट्रिड। 39 बोरिश, बोरिश। 40th अर्बेन, अर्बन में क्या लिखा हुआ है, ई, अर्बन होता है ना शहरी, तो वैसा ही वर्ड लिखा हुआ है, अर्बेन है ये वर्ड, इसको अर्बेन पढ़ा जाता है, अर्बेन। 41 पेलुसिड। 42 ब्रेजन, ब्रेजन। 43 जर्मेन, जर्मेन, ठीक है, जर्मेन। जर्मन से क्या बनता है, जर्मेन है, जर्मन, जर्मेन। 44 सुपर सीलियस, सुपर सीलियस। 45 पुसी लैनिमस। 45th इज पुसलैनिमस, ओके। एक बार फिर से रीड करो वापस, पुसलैनिमस, फिर से बोल बोल के बोलना है जरा। पुसलैनिमस, सुपरसीलियस, जर्मेन, ब्रेजन, ब्रेजन, पेलुसिड, अर्बेन, बोरिश, प्यूट्रिड, येलो जर्नलिज्म, पिथी, incessant, incessant, inept, inept, imbecile, imbecile. 4th right, jinxed, jinxed, horrendous, horrendous, meticulous, meticulous, lucrative, lucrative, parsimonious, prodigal, lugubrious, ebullient, ebullient, copious, copious, stellar, dexterous, dexterous, detrimental, ephemeral, banal, tedious, tedious, weary, verbose, garrulous, crestfallen, meager, penurious, affluent, colossal, benign, impeccable,
कनिंग, जीनियल, फीबल, स्लगिश, स्प्यूरियस एंड डिलीजेंट। डेली नहीं, डिलीजेंट, डिलीजेंट। क्लियर है वर्ड्स? ठीक है, 45 वर्ड्स को इंटू 5 कर देना सीधा सीधा, क्योंकि एक एक वर्ड के साथ मैं एंट्रीज कराऊंगा नए नए वर्ड्स की। ठीक है, सिनोनिम्स लिखेंगे, से डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, उसके और क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो 45 इंटू 5 आप कर दोगे तो लगभग आपको 250 वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? अगर आपने एक हफ्ते में सारे वर्ड्स को पढ़ भी लिया ना एक दो बार, तो उससे बेसिक चीज़ें थोड़ा याद रहते हैं वर्ड्स। तो शुरू करेंगे वर्ड नंबर 1 से अभी हम लोग। क्लियर? फटाफट लिखना शुरू करो कॉपी में। वर्ड नंबर 1 डिलीजेंट, और इसकी एंट्री बनानी है। शीट पे भी लिख सकते हो, आपके पास स्पेस है थोड़ा बहुत अभी। ठीक है, स्पेस है लिखने के लिए, मैं भी लिखता हूँ साथ में। ठीक है, वर्ड नंबर 1 इज डिलीजेंट। अच्छा, एक बात समझो पहले मेरे साथ, ठीक है, आराम से समझना है। लिखे, देखो यहां से डिलीजेंट के लास्ट में आपको दिख रहा है ENT। क्या दिख रहा है? लास्ट में देखना है, जो एंडिंग वर्ड्स है, एंडिंग वर्ड्स। ठीक है, लास्ट वर्ड्स। यहां पर ENT है, यहां क्या है? OUS। यहां पर क्या है? ISH। यहां पर क्या है? BL। यहां पर क्या है? AL। यहां पर ING। यहां पर फिर से एबल। ठीक है, यहां पर GN नहीं मान सकते, AL फिर से आ गया। ठीक है, AL। यहां भी जीनियल में AL है, यहां भी AL है। तो एंडिंग्स पे भी मैं कल बात करूंगा ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आपको क्या दिखता है? OUS, तो वो शब्द होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। अभी शीट में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में OUS है, तो वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली एडजेक्टिव। मतलब उनका कैरेक्टर आपकी समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक थोड़ी सी बात समझना। तो धीरे धीरे वर्ड्स के ना कैरेक्टर्स को समझना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी ग्रामर में जो आप चीज़ें पढ़ोगे ना, वो सब कैरेक्टर वाइज ही होती हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं वोकैब पर ही। जैसे डिलीजेंट वर्ड को समझ लो पहले। ये जो वर्ड है ना डिलीजेंट, ये इसका जो नाउन है वो डिलीजेंस होता है। पहले समझना, लिखना मत पहले, मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है मैंने? डिलीजेंस। यहाँ पर लास्ट में ENCE है, ENCE। और कुछ वर्ड्स में लास्ट में आपको क्या दिखता है? ANC भी दिखता है ना बहुत सारे, जैसे इम्पोर्टेंस, तो लास्ट में क्या होता है? ANCE। तो ENC और ANC का मतलब होता है नाउन। क्या मतलब होता है? दैट मीन्स द वर्ड इज नाउन। ठीक है, वो शब्द का कैरेक्टर क्या है? नाउन है। तो डिलीजेंस मैंने लिखा है, तो ये जो डिलीजेंस है ये क्या है? डिलीजेंस मैंने लिखा है, तो किस कैरेक्टर का वर्ड है ये? नाउन हो गया। ठीक है, क्लियर? और डिलीजेंस का एडजेक्टिव क्या बना? डिलीजेंट बना। अब नाउन का मतलब क्या होता है? जो स्टेट बताता है, और एडजेक्टिव मतलब जो जिससे आप किसी की विशेषता बताते हैं। समबडी और समथिंग को आप डिस्क्राइब करेंगे तो एडजेक्टिव यूज करेंगे, है ना? ठीक है, जैसे आप किसी को कहते हैं ना, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कमजोर है ना? क्लियर? तो आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव की मदद से आप डिस्क्रिप्शन देते हैं। क्लियर? तो डिलीजेंस के आगे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? N मीन्स नाउन। इट इज अ नाउन। क्लियर? अब डिलीजेंस का मतलब होता है इंग्लिश में हार्ड वर्क। क्या होता है? मेहनत को कहते हैं डिलीजेंस। मेहनत को क्या कहते हैं? डिलीजेंस कहते हैं। इसी का एक और सिनोनिमस याद रखना, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का एक मतलब आप जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वोकेबलरी में इंडस्ट्री का मतलब हार्ड वर्क होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना समझ आ गया? डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्क। इंडस्ट्री भी इसी को कहते हैं, इंडस्ट्री हार्ड वर्क होता है। क्लियर? और भी एक दो वर्ड है, अभी मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन अभी हमारे पास वर्ड क्या है? डिलीजेंट। अब हम डिलीजेंट को समझते हैं। डिलीजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? मेहनत करने वाला। मेहनत करने वाला किसी को आप डिस्क्राइब करेंगे ना, डिलीजेंट पर्सन। क्लियर? डिलीजेंट एम्प्लॉय है, डिलीजेंट सर्वेंट है, मेहनत करने वाला है। एम्प्लॉय कैसा है? डिलीजेंट है। मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा एक तरह से? वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क का एडजेक्टिव क्या बनेगा? हार्ड वर्क का एडजेक्टिव क्या बनेगा? हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्क। सफलता मिलेगी किसकी वजह से? डिलीजेंस की वजह से। ठीक है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? डिलीजेंट होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा, परिश्रमी होना पड़ेगा। तो डिलीजेंट का एक सिनोनिमस क्या हो गया? हार्ड वर्किंग।
क्लियर, सिंपल। देखो ये कैसा वर्ड है, कॉमन वर्ड, रूटीन वर्ड जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं जनरली, लेकिन एग्जाम्स में इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिनको कहते हैं एडवांस वर्ड्स, एडवांस वोकेबलरी या कॉम्पिटिटिव वर्ड्स, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर जो आपको अपनी वोकैब को इंप्रूव करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हार्ड वर्किंग समझ में आ गया। अब डिलीजेंट के कुछ और वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, उनको थोड़ा पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आप भी लिखेंगे। जैसे एक वर्ड बनता है लेबर से, लेबर से बनेगा लेबोरियस। क्या बनेगा? लेबोरियस। समबडी इज लेबोरियस, लेबोरियस मतलब जो लेबर करता है, मेहनत करता है, लेबर से। ठीक है, एक वर्ड इसका सिनोनिमस होता है इंग्लिश में असिडुअस। क्या होता है? असिडुअस। एक वर्ड है सेजुलस, सेजुलस, समबडी इज सेजुलस, असिडुअस, हार्ड वर्किंग। ये तीनों वर्ड्स इसके सिनोनिमस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। असिडुअस का सिनोनिमस पूछेगा या सेजुलस का सिनोनिमस पूछेगा, ऑप्शन में लिख देगा हार्ड वर्किंग या कुछ और ऑप्शंस लिख सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हार्ड वर्किंग के लिए एक वर्ड और यूज होता है जो मेहनत करे, तकलीफ उठाए, उसको कहते हैं पेन्स टेकिंग। क्या कहते हैं? पेन्स टेकिंग, पेन्स टेकिंग, उसको पेन्स टेकिंग आप कहते हैं। क्लियर? तो ये सारे वर्ड्स अभी जो मैंने लिखे हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिमस विद डिलीजेंट, सिनोनिमस विद डिलीजेंट। इस तरह से वर्ड्स को धीरे धीरे ऐड करना है, तो लिख लो फटाफट एक बार। कॉपी में लिखना है वर्ड्स, कॉपी में। और लिखना कैसे है? डिलीजेंट, एडजेक्टिव, और उसके आगे ऐसे लिखना है वर्ड्स को, ऐसे वर्टिकली, ऐसे मत लिखना आगे, एक वर्ड दो वर्ड वर्ड नंबर ऐसे नहीं लिखना है ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो सारे वर्ड्स को ऐड कर लो। ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिमस विद डिलीजेंट। ये डिलीजेंट के सिनोनिमस हैं। डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क, इंडस्ट्री आप उसको कह सकते हैं। ये तो दो वर्ड मैंने बेसिक आपको भी बता दिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ा लेंगे, अभी नहीं एकदम से। डिलीजेंट का मतलब होता है जो मेहनत करने वाला है, जो परिश्रमी है, मेहनत करने वाला, मतलब जो ऐसे कह सकते हैं जो दिल से काम करे, मेहनत लगा के, ना, डिलीजेंट। वेरी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, असिडुअस, सेजुलस और पेन्स टेकिंग, पेन्स टेकिंग। क्लियर? धीरे धीरे याद हो जाएंगे वर्ड्स, अभी घबराने की जरूरत नहीं। अभी तो आप सुना होगा पहली बार कि असिडुअस भी कोई वर्ड है, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एकदम से याद नहीं होगी। असिडुअस मीन्स मेहनती, परिश्रम करने वाला। सेजुलस, पेन्स टेकिंग, थोड़ा याद रखना है। ठीक है, हो गया? डिलीजेंस से बना डिलीजेंट, थोड़ा सा अंडरस्टूड होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको वर्ड रिलेट करके थोड़ा सा। रब कर दूं? अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड और थोड़ा सा रिलेट कर लेना। एक वर्ड हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, स्टूडियस, तो इसको भी लिख लो ज़रा। स्टूडियस भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब भी होता है मेहनती या परिश्रमी ही, लेकिन ये पर्टिकुलरली यूज होगा स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवोट करे, डिवोटिंग टू मच टाइम इन स्टडीज। स्टूडियस का मतलब मेहनती परिश्रम होता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए यूज होगा सिर्फ। किसी एम्प्लॉय को थोड़ी आप स्टूडियस कह सकते हैं। स्टूडियस मतलब कोई स्टूडेंट होता है मेहनती जो स्टडीज, डिवोटिंग टू मच टाइम, डिवोटिंग टू मच टाइम इन स्टडीज, जो अपने स्टडीज में काफी टाइम डिवोट करता है उसको स्टूडियस कहते हैं। ठीक है, याद रखना है ये सिर्फ स्टूडेंट को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, किसी इंडिविजुअल या किसी सर्वेंट को या किसी और व्यक्ति को आप स्टूडियस नहीं कह सकते। देखो वर्ड्स में स्पेसिफिक यूजेस होते हैं। क्लियर? स्टूडियस का मतलब परिश्रमी है, मेहनती है, लेकिन वो जो परिश्रम या मेहनत कहाँ करेगा? स्टडीज में जो मेहनत करता है उसको आप कहते हैं स्टूडियस है। तो ये स्टूडेंट को डिस्क्राइब करेगा सिर्फ, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना है। ठीक है, स्टूडियस स्टूडेंट मतलब जो
हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जो स्टडीज में हार्ड वर्क करता है, उसको आप स्टूडियस कहेंगे। क्लियर? चलो बेसिक समझते हुए आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 2, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस, समथिंग इज स्प्यूरियस। स्प्यूरियस एडजेक्टिव है क्या भाई? OUS का मतलब क्या होता है? OUS मीन्स एडजेक्टिव। अब स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, फेक। नकली हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं नकली, जाली, यानी कि नॉट जेन्युइन, नॉट जेन्युइन, और जो जेन्युइन और रियल नहीं है। या ऑथेंटिक लिख सकते हैं रियल के बजाय। नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक। नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, जो जेन्युइन और ऑथेंटिक ना हो। ओके, स्प्यूरियस मीन्स नकली, जाली। समथिंग इज स्प्यूरियस मतलब समथिंग इज फेक। ठीक है, अब स्प्यूरियस का सिनोनिमस क्या हो सकता है? बेसिक वर्ड बताओ आप कोई। स्प्यूरियस के लिए बेसिक वर्ड क्या हो सकता है? फेक, है ना, सिंपल वर्ड जो आप डेली यूज करते हैं। तो फेक हो सकता है सिनोनिमस। इसी को आप बोलते हैं बोगस। क्या बोलते हैं? फेक और बोगस बोलते हो। समथिंग इज फेक, समथिंग इज बोगस, मतलब जो नकली, जाली है। समथिंग इज स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली और जाली है, फर्जी है। तो इसका सिनोनिमस बनेगा फेक और बोगस। क्लियर? लेकिन एग्जाम में फेक और बोगस से बात नहीं बनेगी। एग्जाम में पूछा जाएगा शैम, SHAM। एग्जाम में पूछा जाएगा काउंटरफीट। ये काउंटरफीट, समथिंग इज काउंटरफीट और शैम। इसी को आप कह सकते हैं फोनी। समथिंग इज फोनी, शैम, काउंटरफीट, फोनी। शैम, काउंटरफीट और फोनी, ये भी सिनोनिमस है। सब किसके सिनोनिमस है भाई? फेक और बोगस के लिए। क्लियर? नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक ना हो। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अच्छा, मेलाफाइड भी वर्ड यूज होता है। मेलाफाइड का मतलब भी क्या हो जाता है? जो रियल नहीं है, झूठा थोड़ा कह सकते हैं उसको। मेलाफाइड मतलब फेक एक तरह से, जैसे मेलाफाइड डॉक्यूमेंट्स, है ना, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं, रियल नहीं, ऑथेंटिक नहीं है। फोनी, काउंटरफीट, शैम, काउंटरफीट, बोगस, फेक। अब ये सारे वर्ड्स में देखो क्या होगा एग्जाम्स में। काउंटरफीट बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। काउंटरफीट का सिनोनिमस ऑप्शन में क्या लिख देगा? फेक या बोगस। या फिर क्या करेगा? अब बोगस, ये शैम या स्प्यूरियस का ऑपोजिट पूछेगा, एंटोनिम। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? ऑथेंटिक, ओरिजिनल, रियल, जेन्युइन। अंडरस्टूड है ना? तो ये सारे वर्ड्स यूज होंगे फेक और बोगस के मीनिंग में। समथिंग इज फेक और बोगस। कई बार क्या होता है, आप पुलिस पकड़ते हैं ना नकली नोट, तो फेक मतलब शैम करेंसी, या उसी को कहते हैं आप काउंटरफीट करेंसी। ठीक है, बोगस करेंसी, फेक नोट्स। स्प्यूरियस है, फॉनी है या मेलाफाइड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट वर्ड स्लगिश। स्लगिश, ISH भी जनरली एडजेक्टिव होता है, बट बहुत सारी वर्ब्स भी हैं जिनके लास्ट में क्या यूज होता है? ISH। बताना कोई एग्जाम्पल वर्ब का जिसके लास्ट में ISH आपको मिलेगा। कोई वर्ब सोच के बताओ जिसके लास्ट में ISH होता है, वर्ब। फुलिश वर्ब है? कोई नहीं, सारे वर्ड्स वाला प्रॉब्लम कल खत्म करूंगा, अभी थोड़ा बेसिक समझ लो। पॉलिश का मतलब क्या होता है? पॉलिश समथिंग, किसी चीज़ को चमकाना। तो चमकाना मतलब वर्ब है ना, कुछ करना है आपको, तो वो पॉलिश इज़ अ वर्ब। ठीक है, लेकिन स्लगिश इज़ नॉट अ वर्ब, ये एडजेक्टिव है। तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में ISH होता है, बट बहुत सारी नहीं है, मतलब कम है। अगर हम देखें तो जनरली जो ISH है वो एडजेक्टिव ही बनाता है जनरली, जैसे फूलिश, चाइल्डिश, स्लगिश, ये सब एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वर्ब्स भी आएंगे, जब वर्ब्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मिल जाएंगे। लगभग 100-150 वर्ब है जिनके लास्ट में ISH होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि स्लगिश क्या है, एडजेक्टिव है। स्लगिश इज एन एडजेक्टिव। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, धीमा, स्लो। स्लगिश, स्लगिश मीन्स स्लो, स्लो टू एक्ट, स्लो टू एक्ट। स्लो टू एक्ट का मतलब जो काम करने में क्या हो, सुस्त हो, धीमा हो। स्लो टू एक्ट, स्लो टू एक्ट। स्लगिश है, स्लगिश पर्सन धीमा धीमा काम करे। स्लगिश ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ कैसी है, धीमी है, स्लो है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लगिश फिजिकल ग्रोथ। स्लगिश मतलब स्लो, है ना। इसका सिनोनिमस क्या बन सकता है, आप देखो, स्लो टू एक्ट, ठीक है। अब स्लो टू एक्ट का मतलब स्लगिश, आलसी, सुस्त कह सकते हैं, आलसी या सुस्त। तो उसका बेसिक सिनोनिमस क्या बनेगा, लेजी। लेजी है, सुस्त है। तो स्लगिश का मतलब स्लो टू एक्ट, जो एक्ट करने में सुस्त हो, धीमा हो, उसको आप कहते हैं स्लो टू एक्ट। स्लगिश मीन्स लेजी, सुस्त, धीमा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। लेजी सिंपल वर्ड है। अच्छा, लेजी का और वर्ड बताना कोई, आलसी का एक दो वर्ड जो आपको पता हो। काउच पोटैटो नहीं, वो तो सुस्त व्यक्ति, वो नाउन जैसा फ्रेज है, वो नाउन में यूज होगा। समबडी इज अ काउच पोटैटो, जो हमेशा लेटा रहे, पड़ा रहे, हिले डुले ना, ठीक है। कोई और वर्ड लेजी का बताना, सुस्त का। आइडल नहीं बोलते हो, आइडियल नहीं, आइडल, आइडल, आइडल। जब सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट कहते हैं ना कि आइडल छोड़ दो इसको, मतलब 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो, है ना, तो उसको कहते हैं आइडल, आइडल मशीन, मशीन इन आइडल, ठीक है। तो लेजी और आइडल सिंपल सा वर्ड है दोनों ही, ठीक है। यहां से कुछ वर्ड्स लिख लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है टार्डी। टार्डी का मतलब होता है जो काम को टाले। टॉर्पिड, सुस्त, धीमा। टार्डी और टॉर्पिड, somebody is टार्पिड, somebody is टॉर्पिड। टार्डी और टॉर्पिड, जो सुस्त होता है, धीमा धीमा काम करेगा ना, क्लियर, टालता है चीजों को, उसको कहते हैं आप टार्डी। वाई आर यू सो टार्डी, इतने सुस्त या आलसी क्यों। तो लेजी, टार्डी, टॉर्पिड। इसी को कहते हैं लिथार्जिक। लिथार्जिक फील करते हो आप, सुस्त से हो जाते हैं ना जीएस की क्लास में, तो यू फील लिथार्जिक। लिथार्जिक मतलब स्लो, धीमा, सुस्त, लिथार्जिक। आलसी को कहते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट, ये सब नए वर्ड्स हैं अभी, तो घबराना मत, धीरे धीरे याद होते हैं। इंडोलेंट, वाई आर यू सो इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स आलसी, सुस्त, धीमा। इंडोलेंट, लिथार्जिक, टार्डी, टॉर्पिड। अब ये एग्जाम्स में वर्ड्स आते हैं बार बार। टार्डी कई बार एग्जाम में आता है। टार्डी मतलब स्लो, लेजी, ठीक है, सुस्त है। टॉर्पिड, लिथार्जिक और इंडोलेंट, सुस्त और धीमा, मंद मंद काम करे, सुस्त होता है। जैसे कछुआ, ठीक है, उसको आप कहते हैं टार्डी, स्लगिश है। क्लियर। ग्रोथ को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं स्लगिश से। स्लगिश ग्रोथ, स्लगिश डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह से भी आप यूज। स्लगिश परफॉर्मेंस है, तो स्लगिश मतलब थोड़ा सा सुस्त परफॉर्मेंस है, तो उसको स्लगिश कहते हैं। तो टार्डी, टॉर्पिड, लिथार्जिक और इंडोलेंट। और भी वर्ड्स हैं बट अभी मैं ऐड नहीं कराऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, स्लगिश का मतलब हो गया एक तरह से आलसी, सुस्त या मंद, धीमा काम करने वाला, जो सुस्त हो, ढीला हो, है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, ऑपोजिट। अच्छा, एक बात बताओ, दोपहर में लंच करने के बाद कैसा फील करते हो आप, सुस्त से हो जाते हो ना खाना खा के, यू फील लिथार्जिक, तो फीलिंग लिथार्जिक। कभी कभी होता है ना यार, आज थोड़ा सा सुस्त सा फील कर रहा हूँ मैं, तो यू आर फीलिंग लिथार्जिक। तो लिथार्जिक मतलब सुस्त फील कर रहे हैं। इंडोलेंट, टार्डी, टॉर्पिड, लेजी, स्लो टू एक्ट या स्लगिश। अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, लेजी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्टिव, थोड़ा फुर्तीला, तेज तर्रार काम कर एकदम, क्विक टू एक्ट, तो उसी को कहते हैं निम्बल। ये अलग से ऐड कर लेना, निम्बल। somebody is निम्बल। निम्बल भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्विक, क्विक या क्विक टू एक्ट। क्विक और क्विक टू एक्ट, क्विक और क्विक टू एक्ट। इसी में अजाइल वर्ड याद रखना है थोड़ा सा। अजाइल वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अजाइल का मतलब भी होता है फुर्तीला, अजाइल। निम्बल, क्विक टू एक्ट। निम्बल,
और क्विक टू एक्ट, ठीक है, या अजाइल भी कह सकते हैं। अच्छा, फुर्ती जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, देखो एक बात समझ आप, फुर्ती और फुर्तीला क्या फ़र्क हुआ दोनों शब्दों में? फुर्ती एक क्वालिटी है और फुर्तीला किसी को आप कहते हैं कि भाई बड़ा फुर्तीला प्लेयर है, तेज़ है एकदम, है ना, तो वो किसी को डिस्क्राइब करा, तो वैसे ही कहते हैं नाउन है एडजेक्टिव है। तो फुर्ती क्या है? नाउन है। फुर्तीला क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अजाइल से ही क्या बनता है? एजिलिटी। एजिलिटी मतलब फुर्ती और अजाइल मतलब फुर्तीला, ठीक है। तो क्विक टू एक्ट, अजाइल, निम्बल, ये इसी को आप कह सकते हैं थोड़ा तेज है, फास्ट है, मतलब एकदम तेज है, क्विक है ना। क्विक, अजाइल, फास्ट। एक्टिव भी बोल सकते हैं, एक्टिव, एकदम एक्टिव। तो ये सारे वर्ड सिनोनिमस हो जाएंगे निम्बल के लिए। क्लियर? अरे क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, याद रखना है थोड़ा। टार्डी, टॉर्पिड, लिथार्जिक, इंडोलेंट, लगिश, स्लो टू एक्ट। निम्बल मीन्स क्विक टू एक्ट, तेज तर रहा, थोड़ा फुर्ती में काम करे, निम्बल कहते हैं। अजाइल या फास्ट या एक्टिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जरा, फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल मीन्स लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक रूप से कमजोर, फीबल कहते हैं उसको। तो फीबल है एडजेक्टिव, फीबल इज एन, फीबल है एडजेक्टिव, फीबल एडजेक्टिव है ये, फीबल। फीबल का मतलब होता है जब ताकत ना हो, शक्ति ना हो, कमजोर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। इसी को आप वीक बोलते हैं, कमजोर एक तरह से, ठीक है। फीबल। इनफर्म भी लिखा जाता है कमजोर को, इनफर्म, इनफर्म, वीक के मीनिंग में यूज होता है इनफर्म और वीक। फीबल का मतलब जब आप दिखाते हैं कि शारीरिक रूप से कमजोर होना, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, तो वहां पर फीबल कहते हैं आप। वीक है, इनफर्म है, ठीक है, फीबल वर्ड है, बस इसमें इतना याद रखना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू करोगे ना, तो आर्टिकल्स में सब वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है। फीबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? सरकार कमजोर है, मतलब उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, कमजोर सरकार है ना। गठबंधन से बन जाती हैं तो कमजोर सरकार, उसको ऐसे यूज होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड इज जीनियल। जीनियल, समबडी, किसी व्यक्ति को आप जीनियल कहते हैं, जीनियल, समबडी इज जीनियल। जीनियल का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार, ये किसी व्यक्ति के स्वभाव को दिखाता है। कुछ लोग होते हैं ना नेचर में बड़े फ्रेंडली, सबके साथ घुलते मिलते हैं ना, तो उसको आप कहते हैं जीनियल है। जीनियल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, गुड नेचर्ड, फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। समबडी जीनियल, जैसे आपका पड़ोसी कैसा जीनियल नेचर है ना, ही जीनियल बाय नेचर, यानी कि वो स्वभाव से कैसा है? मिलनसार है ना। हसमुख कहते हैं, मिलनसार कहते हैं, जो घुल मिल कर रहे, मिलनसार। तो ये जीनियल का सिनोनिमस बनेगा फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। समबडी इज फ्रेंडली, आप किसी को जनरली क्या बोलते हैं? फ्रेंडली है, तो बेसिक टर्म है फ्रेंडली, लेकिन उसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्या? जीनियल, ठीक है, जो मिलनसार हो, गुड, फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। अब इसका सिनोनिमस एक दो वर्ड लिख लो, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। इसी को आप कहते हैं कोई व्यक्ति जेंटल है, जेंटिल, समबडी जेंटिल बाय नेचर, जेंटिल, मिलनसार, हसमुख, जॉवियल। इसी को कहा जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है, एफेबल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार एग्जाम में आता है। समबडी इज एफेबल बाय नेचर, जेंटल, जॉवियल। जॉवियल मतलब एक तरह से चीयरफुल, खुश मिजाज, हंसमुख, सबके साथ मिलजुल के बात करे, एफेबल। और इसी को आप कहते हैं एमनिएबल, एमनिएबल भी यहाँ पर वर्ड यूज होगा, उसको भी लिख लेते हैं। एफेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम में आता है।
एमनिएबल, मिलनसार, एफेबल, एमनिएबल, जोवियल, जेंटिल, ठीक है। AMNE, एमनिएबल, एमनिएबल, मिलनसार, हंसमुख, खुशमिजाज व्यक्ति, है ना। तो बिहेवियर से कैसा व्यक्ति, उसका नेचर कैसा है, जीनियल है। जीनियल मतलब फ्रेंडली होता है, गुड नेचर्ड होता है। जेंटिल, जोवियल, एफेबल बहुत अच्छा वर्ड है, एफेबल काफ़ी बार बार आता है, जेंटिल वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है। एमिएबल, मिलनसार है, हंसमुख होता है, ठीक है, खुलकर बात करेगा। तो ये किसी व्यक्ति के नेचर को दिखाने वाला वर्ड है। तो जब आप किसी को फ्रेंडली बोलना चाह सकते हैं तो आप उससे बोल सकते हैं समबडी इज जीनियल, ही इज जीनियल, ठीक है। जीनियल मीन्स फ्रेंडली है, गुड नेचर्ड है, ठीक है, हंसमुख है। जेंटिल, जोवियल, एफेबल और भी वर्ड है, अभी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज कनिंग। कनिंग कनिंग का मतलब क्या होता है, समबडी इज कनिंग। देख सुना है कभी वर्ड कनिंग मीन्स समबडी इज कनिंग। हाँ, थोड़ा सा जो धूर्त होता है ना, लोमड़ी क्या होती है, कनिंग। जैसे लोमड़ी कहते हैं, लोमड़ी जैसा आदमी भाई, तो कनिंग मतलब होता है जैसे महाभारत में मामा शकुनी, जिसके दिमाग में हमेशा क्या चलता रहता है, षड्यंत्र और ये सब चीज़ें, छल कपट वाली चीज़ें, तो उसको आप कहते हैं कनिंग है, ठीक है। तो कनिंग का मतलब होता है जो क्या करे, हाँ, कपटी हो, कपट करने वाला, दूसरों की छल करने वाला, ठीक है। तो कनिंग का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, कनिंग मीन्स एक तरह से डिसीटफुल होता है, जो धोखा दे, छल करने वाला, ठीक है। तो इसका सिनोनिमस आप लिख सकते हैं, एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, क्राफ्टी, CRAFTY। क्राफ्टी मतलब चालाक, धूर्त हिंदी में कहते हैं, लिख लोगे धूर्त, क्राफ्टी, कनिंग, यानी कि एक तरह से क्लेवर तो है, बट ये क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट वे, क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट वे, मतलब क्लेवर तो है लेकिन थोड़ा बेईमानी। देखो, क्लेवर होना बुरी बात नहीं है। जैसे बीरबल को आप क्या कह सकते हैं, ही वॉज क्लेवर, बट बीरबल वॉज नॉट कनिंग, है ना। तो क्लेवर होना से बुरी बात नहीं है, लेकिन क्लेवर किस तरह से है, डिसऑनेस्ट वे में। डिसऑनेस्ट मतलब गलत तरीके से क्लेवर होना, ठीक है, ताकि दूसरों के साथ आप छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो धोखेबाज या छल करने वाला, कपटी, उसको आप कहते हैं समबडी इज कनिंग बाई नेचर, ठीक है। तो कनिंग मीन्स क्राफ्टी, बहुत अच्छा वर्ड है, छोटा सा शब्द है, बार बार एग्जाम में आता है। क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट वे, इसी को कहते हैं स्लाई, SLY, समबडी स्लाई। स्लाई अच्छा वर्ड है, बहुत छोटा सा शब्द है, स्लाई, इन अ स्लाई वे कहते हैं। तो स्लाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा एक हो जाएगा डिसीटफुल, इसको लिखते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा। डिसीटफुल, 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 डिसीट का मतलब भी होता है छल, कपट, धोखा, डिसीट। तो डिसीट से बनता है डिसीटफुल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, पहले मैं समझाऊंगा। एक और वर्ड लिखेंगे, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब भी क्या होता है, छल करने वाला, डिसेप्टिव बाय नेचर। ये क्या लिख दिया मैंने, रुको रुको रुको, स्पेलिंग सही करो। डिसेप्टिव, DECEPTIVE, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब जो धोखा करे, छल करे। तो डिसेप्टिव, डिसीटफुल, स्लाई, क्राफ्टी और कनिंग। क्लियर? अच्छा, एक वर्ड और लिख लो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। वाइली, वाइली, वाइली को समझेंगे। अब इसको थोड़ा समझ लो पहले, क्योंकि समझने वाला वर्ड है। देखो, ये जो वर्ड आपने वाइली लिखा है ना, इस वाइल को समझो पहले। ये जो वाइल है ना, वाइल, इस वाइल को समझ लो पहले। इस वाइल का मतलब होता है छल, इसको साइड में लिख लो कहीं, छल। वाइल का मतलब, वाइल इज नाउन, और इसका मतलब होता है छल या कपट, जिसको कहते हैं ना आप, छल या कपट, ये वाइल होता है, ये नाउन है, ठीक है। वाइल,
वाइल से क्या बन गया, somebody is wily, ठीक है, somebody is wily, वाइल से बना एडजेक्टिव वाइली। उसी तरह से डिसीट का मतलब भी होता है छल या कपट, धोखा, डिसीट। तो डिसीट से बन गया, यहां पर आप देखोगे डिसीट फुल, ठीक है, समझना थोड़ा सा। डिसेप्शन का मतलब भी होता है छल, डिसेप्शन, छल या धोखा, डिसेप्शन, सी डिसेप्शन। तो वाइल, डिसीट और डिसेप्शन, इन सब का एक ही मतलब होता है छल या कपट, ठीक है। तो वाइल से बना वाइली, somebody is वाइली, कहते हैं ना थोड़ा होशियार रहना उससे, ही इज वाइली, ठीक है। तो वाइली डिसेप्टिव बाय नेचर है ना, थोड़ा सा दिमाग में षड्यंत्र चलता रहे। शाइली डिसीटफुल, डिसीट से बना डिसीटफुल, वाइल से बना वाइली, डिसेप्शन से बना डिसेप्टिव, ठीक है। कनिंग एक अच्छा सा वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, छोटे छोटे एग्जाम्स में आता रहता है, कनिंग और क्राफ्टी। तो क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट वे, जो क्लेवर हो एक डिसऑनेस्ट वे में, तो उसको आप कहते हैं somebody is cunning, ठीक है। अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पैकेबल। इम्पैकेबल, बस 2-3 वर्ड और, ज्यादा नहीं करते हैं, 2-3 वर्ड और कर लो। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल को समझना है पहले, अच्छा वर्ड है इम्पैकेबल। देखो इम्पैकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, परफेक्ट के मीनिंग में यूज होता है, एडजेक्टिव है ये। ABLE का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ABLE होगा तो आपको याद रखना है कि वो एडजेक्टिव है। अभी समझना, कल इसको वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इम्पैकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, मतलब जिसमें कोई कमी या त्रुटि ना हो। क्लियर? अगर आपको कहना है कि यार परफेक्ट, एकदम परफेक्ट मतलब इम्पैकेबल, ठीक है। तो इम्पैकेबल का मतलब होता है परफेक्ट। परफेक्ट, ये इसी को आप कह सकते हैं फॉल्टलेस। फॉल्टलेस, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, फॉल्टलेस, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, जिसमें कोई कमी या गलती ना हो, ठीक है। परफेक्ट है, फॉल्टलेस है। क्लियर? समझ में आ गया? इम्पैकेबल, बस इसकी इतनी सी डेफिनेशन होती है। और इम्पैकेबल का मतलब जिसमें कोई कमी या कोई त्रुटि ना हो, ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पैकेबल, ठीक है। इसी से एक थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड में यहाँ पर ऐड कराया था, उसको लिख लो इमैक्यूलेट। यहीं पे लिख लेना नेक्स्ट करके, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट, समथिंग और somebody इज इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का मतलब होता है जिस पे कोई दाग धब्बा ना हो, एकदम साफ। एडजेक्टिव है ये भी। इमैक्यूलेट का मतलब होगा स्पॉटलेस, स्टेनलेस। स्पॉटलेस, स्पॉट मतलब दाग, और स्टेनलेस, स्पॉटलेस और स्टेनलेस। इमैक्यूलेट एकदम, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा एकदम से, कोई दाग धब्बा ना हो। क्लियर? इम्पैकेबल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें कोई कमी आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। फॉल्टलेस है तो इम्पैकेबल है, ठीक है। और इमैक्यूलेट का मतलब क्या हो जाएगा? स्पॉटलेस, स्टेनलेस, नीट एंड क्लीन, जिसपे कोई दाग धब्बा बिल्कुल भी ना हो, एकदम साफ सुथरा, ठीक है। गाड़ी पुरानी है बट स्टिल हिज कार इज ओल्ड बट स्टिल इमैक्यूलेट, लेकिन अभी भी एकदम साफ सुथरी गाड़ी है ना, कहीं भी उसमें कोई डेंट वगैरह नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे क्या है? एकदम क्लीन है, साफ सुथरी है ना। क्लियर? इम्पैकेबल, ड्राइविंग स्किल्स है ना, किसी ने या दोस्त ने ड्राइव की तो आपने बोला, दोस्त आपसे पूछा हाउ वाज माय ड्राइविंग, कैसी थी ड्राइविंग मेरी, तो आपने बोला इम्पैकेबल, है ना, एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं है, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? इम्पैकेबल। समझ में आ रहा है? वर्ड्स को यूज करना भी मैं बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज, ठीक है। क्लियर? कि वर्ड्स कैसे डेली लाइफ में यूज होते हैं, कैसे आप इनको यूज कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। देखो ऐसे होता है ना, जब भी कभी मैं इसके रूम में जाता हूँ तो इसका रूम हमेशा कैसा होता है? इमैक्यूलेट कंडीशन में होता है, मतलब एकदम साफ सुथरा, एकदम व्यवस्थित। तो आप उसको कहते हैं, मतलब somebody keeps his room immaculate, वो अपने कमरे को कैसा रखता है? हमेशा
साफ सुथरा रखता है, एकदम साफ सुथरा, दाग धब्बे से साफ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं जरा। नेक्स्ट वर्ड इज बिनाइन। somebody is benign. Benign is also adjective. Benign is adjective. देखो benign का मतलब होता है काइंड, एक तरह से, ठीक है, जो काइंड हो, काइंड, काइंड जिसमें थोड़ा दया का भाव होता है ना, बिनाइन इन, या मर्सीफुल भी कहते हैं आप इसको। मर्सी का मतलब क्या होता है? मर्सी मीन्स दया, MERCY, मर्सी। मर्सी कंपैशन बोलते हैं ना, काइंडनेस, या कंपैशन भी क्या होता है? कंपैशन वर्ड का मतलब भी क्या होता है? कंपैशन, दया, ठीक है, काइंडनेस। तो बिनाइन का मतलब काइंड और मर्सी फुल। क्लियर? जो काइंड होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा दया का भाव हो, इसी को कहते हैं ह्यूमेन। एक अच्छा सा वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमन में हम लोग ई लगा देंगे। ह्यूमेन मतलब भी होता है थोड़ा सा जिसमें मानवीय भाव हो, है ना, मानवता हो जिसके अंदर हो, उसको ह्यूमेन कह देते हैं। थोड़ा काइंड हो, है ना, ह्यूमेन बिहेवियर मतलब काइंड, है ना, थोड़ा इसमें मानवता का व्यवहार में आता है, तो ह्यूमेन नेचर हो जाता है। अब इसी में लगा दोगे इनह्यूमेन, तो ऑपोजिट हो जाता है इन, जैसे एक्टिव, इनएक्टिव, ऑपोजिट हो गया। विजिबल, इनविजिबल, ऑपोजिट हो गया। तो वैसे ही ह्यूमन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनह्यूमेन। इनह्यूमेन बिहेवियर मतलब अमानवीय, ठीक है, जिसमें मानवता, दया का भाव ना हो, उसको इनह्यूमन कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बिनाइन वर्ड इंपॉर्टेंट है। काइंड तो बेसिक है। काइंड, जेनरस आपको पता ही है, काइंड जेनरस एक ही जैसा होता है, बेसिक वर्ड है। मर्सीफुल और क्या कह सकते हैं? ह्यूमन कह सकते हैं। अब इसमें और भी वर्ड्स आएंगे, अभी नहीं ऐड करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं ऐसे रिलेट करके बता देता हूँ, इसको बस इतना ही लिखो, अभी ज़्यादा मत लिखना। मर्सीफुल का ऑपोजिट क्या हो सकता है? जिसमें दया का भाव ना हो, क्रूर हो, है ना, क्रूर बोलते हैं ना, कितना क्रूर आदमी, बताओ, बिल्कुल भी दया नहीं है इसमें, तो क्रूर या निर्दयी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे आप, बहुत अच्छा वर्ड है, रुथलेस। आगे कभी आ भी जाएगा, लेकिन मैं इसको यहीं बता देता हूँ, रुथलेस। देखो, लेस का मतलब एडजेक्टिव होगा, है ना, किसी भी अगर शब्द में लेस लगा होगा तो याद रखना वो एडजेक्टिव है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में लेस आपको दिखेगा तो याद रखना वो वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। उसके कैरेक्टर को याद रखना। रुथलेस का मतलब होता है मर्सीलेस, क्रूर, जिसमें दया का भाव ना हो। इसी को आप कहते आए हैं बचपन से ब्रूटल। क्या कहते आए हैं? ब्रूटल, है ना, ब्रूटैलिटी, क्रूरता। या इसी को कहते हैं क्रूअल, याद रहे ना, क्रूअल। क्रूअल तो याद होगा, बेसिक से वर्ड है क्रूअल, वेरी क्रूअल कहते हैं। तो रुथलेस मतलब होता है जो किसी पर दया ना करे। क्रूअल, ब्रूटल, क्रूअल, ब्रूटल, रुथलेस। इसी में वर्ड याद रखेंगे कैलस। क्या लिखेंगे? कैलस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलस और रुथलेस, जिसमें दया का भाव ना हो, ठीक है। अनकाइंड होता है बहुत ज्यादा, जो दया ना करे। क्लियर? तो somebody is ruthless, somebody is merciless, brutal, cruel और callous, ठीक है। रुथलेस मतलब जो दया ना करे, क्रूर होता है, निर्दयी होता है, बिल्कुल एकदम रुथलेस। ऐसे भी कहते हैं ना रुथलेस मर्डर, जब बहुत निर्दयता से कदम मर्डर। एक तो होता है कि भाई गोली मार दी, मर गया आदमी, या गला काट दिया, मर गया। एक आपने उसको बहुत ज़्यादा, है ना, बुरी तरह से मारा, तो थोड़ा रुथलेस मर्डर हो जाता है, रुथलेस उसको कह देते हैं आप। तो मर्सीलेस, ब्रूटल, क्रूअल और कैलस, ठीक है। समबडी इज कैलस बाय नेचर, तो ये यूज होगा जिसमें क्रूरता होती है, जो निर्दय हो, जिसमें दया का भाव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड पर आओ जरा, कॉलोसल। कॉलोसल, समथिंग इज कॉलोसल। कॉलोसल का मतलब होता है वेरी बिग इन साइज और शेप, विशाल, साइज और शेप में बड़ा बड़ा होता है, तो इसको आप कह सकते हैं कॉलोसल। कॉलोसल का मतलब एडजेक्टिव है एल, एंड इट मीन्स वेरी बिग, वेरी बिग या लार्ज कह सकते हैं, वेरी बिग इन साइज और शेप,
इन साइज और शेप। क्लियर? कॉलोसल मीन्स वेरी बिग इन साइज और शेप। विशाल कहते हैं ना, कॉलोसल बहुत बड़ा है साइज और शेप में, या फिर किसी चीज की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है तो वहां भी कहते हैं कोलोसल विक्ट्री। तो कोलोसल विक्ट्री मतलब क्या हो जाता है? बड़ी जीत, जिसकी बहुत बड़े, जिसका इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है। तो जिसका इंपोर्टेंस काफी ज्यादा हो तो उसको अभी आप कह सकते हैं कोलोसल है। ठीक है, इसका सिनोनिमस देखो क्या बन सकता है? वेरी बिग सिनोनिमस है इसका। क्लियर? और क्या बन सकता है सोच के बताओ जरा। कोलोसल के लिए, वेरी बिग साइज के लिए आप यूज करते हैं क्या? ह्यूज। ह्यूज लिखते हो ना, समथिंग इज ह्यूज। ह्यूज मतलब वेरी बिग इन साइज और शेप। तो कोलोसल मीन्स ह्यूज, ह्यूज है। और क्या सिनोनिमस हो सकता है कोलोसल का? है बताओ। वेरी बिग इन साइज और शेप, और इंपोर्टेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखोगे जरा। कोलोसल हो गया, इंपोर्टेंट वर्ड है कोलोसल, बार बार आता है। नेक्स्ट वर्ड लिखो जाइगेंटिक। जाइगेंटिक इंपोर्टेंट वर्ड है ये भी। जाइगेंटिक, मैमथ भी कहते हैं, मैमथ। मैमथ, मैमथ में शायद डबल एम लिख लेना, स्पेलिंग सही कर लेना। मैमथ, मैमथ का मतलब भी होता है बड़ा हो साइज में, जो मैमथ इन साइज। मैमथ ना पहले विशाल जो हाथी होते थे ना, बहुत बड़े बड़े हाथी, उनको मैमथ कहा जाता है। तो वहीं से बनता है मैमथ, कोई चीज़ जो साइज और शेप में काफ़ी बड़ी हो। इसको आप टाइटैनिक भी कह सकते हैं। जैसे टाइटैनिक बड़ा था ना साइज में, वेरी बिग इन साइज और शेप, तो उसको आप टाइटैनिक भी बोल सकते हैं। टाइटैनिक भी लिखा जाता है बड़े के से, टाइटैनिक, मैमथ, जाइगेंटिक, ह्यूज। जाइगेंटिक, ह्यूज। देखो जाइगेंटिक को थोड़ा ऐसे याद रखना, जायंट होता है ना, जायंट। जायंट किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति जो बहुत लंबा, जैसे दिखाते थे ना मूवीज में, जायंट बहुत लंबा चौड़ा, हाइट बहुत ज़्यादा होती थी, 8-8, 10-10 फीट, तो उनको जायंट कहते थे। तो जायंट से ही थोड़ा सा बन जाता है क्या? जाइगेंटिक। थोड़ा ऐसे याद रखना ना, टाइटैनिक, मैमथ, ह्यूज और कोलोसल। यहाँ पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो कोलोसल और एक जाइगेंटिक। वेरी बिग और ह्यूज सबको याद होता है, टाइटैनिक वैसे ही अंडरस्टूड है, मैमथ भी सबको याद होता है। ठीक है, इसको टावरिंग भी लिख देते हैं कई बार। टावरिंग मतलब टावर जैसा, बस इतना ही लिख लो अभी, ज़्यादा नहीं। टावरिंग मतलब टावर जैसा। टावरिंग विक्ट्री मतलब बड़ी जीत, बड़ी जीत है जिसका इंपोर्टेंस, साइज, शेप काफ़ी बड़ा है, ऐसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट क्या है? एफ्लुएंट। शब्दों को धीरे धीरे याद करना ना आपको, क्योंकि इस तरह की इंग्लिश पढ़ी नहीं है आपने, तो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे। शब्दों को पढ़ते रहो। ना करने से करना बेहतर है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ना करने से करना हमेशा बेहतर है। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? रिच, अमीर का सिनोनिमस है ये। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेरी रिच। वेरी रिच एडजेक्टिव है ये। और प्रॉस्परस, अमीर और समृद्ध है। एफ्लुएंट मीन्स वेरी रिच और प्रॉस्परस। एफ्लुएंट फैमिली का मतलब क्या होगा? अमीर परिवार है, समृद्ध परिवार है मतलब, तो उसको आप एफ्लुएंट कहते हैं। तो एफ्लुएंट मीन्स वेरी रिच और प्रॉस्परस। ठीक है, एफ्लुएंट कंट्री का मतलब क्या होगा? रिच कंट्रीज होते हैं ना, डेवलप कंट्रीज, एफ्लुएंट कंट्रीज आप बोलते हैं। तो एफ्लुएंट मतलब जो रिच है, प्रॉस्परस है। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? वेल्दी बोलते हो ना, अरे बोलते हो ना वेल्दी। वेल्थ मतलब अमीर, पैसा, अमीरी, वेल्थ उसको कहते हैं। तो वेल्थ से बनेगा वेल्दी। प्रॉस्परस और रिच, ये तो कॉमन वर्ड है तीनों ही, वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच। एफ्लुएंट इंपोर्टेंट हो गया, क्लियर। इसी में एक वर्ड हम लोग लिखेंगे, वेल टू डू। वेल टू डू यूज होता है किसके मीनिंग में? अमीर के मीनिंग में, और इसी को कहते हैं वेल ऑफ। ऑप्यूलेंट भी लिख सकते हैं आप। ऑप्यूलेंट का मतलब भी होता है जहां पर लग्जरी फील हो, आपको अमीरी महसूस होती है, ऑप्यूलेंट कहते हैं।
बड़ा कॉमन सा वर्ड है अमीर गरीब, और बार बार एग्जाम्स में आता है ये। एफ्लुएंट मीन्स वेरी रिच और प्रॉस्परस। एफ्लुएंट फैमिली है, एफ्लुएंट जैसे पंजाब इज वन ऑफ एफ्लुएंट स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, पंजाब हरियाणा अमीर राज्यों में से एक है, ठीक है, तो ये एफ्लुएंट हो जाता है। तो एफ्लुएंट मीन्स वेरी रिच और प्रॉस्परस, वेल्दी, वेल टू डू। वेल टू डू फैमिली का मतलब क्या होता है? somebody belongs to a well to do family। तो वेल टू डू मतलब अमीर संपन्न परिवार से आता है। वेल ऑफ का मतलब भी अमीर या संपन्न होता है। ऑप्युलेंट का मतलब भी जहाँ पर अमीरी और लग्जरी जैसी चीज़ें दिखती हैं आपको, एफ्लुएंट है ना। जब आपको दुबई जैसी शहरों की फ़ोटो दिखती है ना, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चौड़ी चौड़ी सड़कें, महंगी महंगी गाड़ियाँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या फील होता है? क्या दिख रहा है आपको? वो ऑप्युलेंस जैसा फील होता है ना, अमीर समृद्धता दिखती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसका ऑपोजिट बताओ क्या होगा? अमीर का ऑपोजिट क्या होता है? समृद्ध का होने का ऑपोजिट गरीब है ना, दरिद्र होना। तो जो वर्ड नंबर 11 है ये ऐसा ही है। पेन्यूरियस में लिखेंगे वर्ड नंबर 11, पेन्यूरियस, OUS एडजेक्टिव है ना, OUS, और इसका मतलब होता है वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। Somebody is penurious, he comes from a penurious family। तो penurious मतलब very poor, penurious का मतलब होता है बहुत ही गरीब, penurious मतलब very poor। poor के और क्या synonymous हो सकते हैं बताओ ज़रा? poor के synonymous एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिख लो ज़रा। पुअर का सिनोनिमस लिखेंगे इंडिजेंट, somebody इज इंडिजेंट, ये पुअर का सिनोनिमस है। हो गया? इंडिजेंट मनी से रिलेटेड वर्ड है, तो थोड़ा ध्यान रखना इन पे, ठीक है। मनी से रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है। मनी ये सब अमीर संबंध समृद्ध के लिए यूज होते हैं, ये गरीब के लिए यूज होंगे, ठीक है। इंडिजेंट फैमिली का मतलब क्या होगा? गरीब परिवार है, निर्धन है, ठीक है, इंडिजेंट हो जाता है। वेरी पुअर, या आप इसको क्या कहते हैं? पेन्यूरियस बोलते हैं, ठीक है। इसी में एक वर्ड होता है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं होते हैं, डेस्टिट्यूट होता है। एक वर्ड होता है इम्पॉवरिस्ड, इम्पॉवरिस्ड, डेस्टिट्यूट और impoverished, destitute, indigent, very poor, penurious। क्लियर? इसको ऐसे याद रखो। देखो कृष्ण जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या थे? एफ्लुएंट थे, लेकिन उनका दोस्त सुदामा क्या था? सुदामा वॉज पेन्यूरियस। पेन्यूरियस मतलब वेरी पुअर, ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर। इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट और इम्पॉवरिस्ड, ठीक है। इसको पेनीलेस भी कहते हैं। गरीब को क्या कहते हैं? पेनीलेस। पेनी मतलब पैसा, तो पेनीलेस मतलब जिसके पास पैसा ना हो, ठीक है, जिसके पास पैसा ना हो। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं संपन्नता के लिए। कोई व्यक्ति अमीर है, कोई स्टेट अमीर है, कोई देश अमीर है ना, कोई कम्युनिटी, जैसे कहते हैं ना जैन्स क्या है? जैन्स आर एफ्लुएंट, तो वो एक कम्युनिटी है, तो वो रिच है ना। तो ये सही याद रखना है। ये सब किस में यूज होगा? गरीब के लिए। गरीब फैमिली है, गरीब, जैसे इम्पॉवरिस्ड कंट्रीज, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, तो उसमें जनरली जो देश हैं वो कैसे हैं? इम्पॉवरिस्ड कंट्रीज हैं। इम्पॉवरिस्ड मतलब निर्धन, गरीब, लैकिंग रिसोर्सेज, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, वेरी पुअर और पेनीरियस। क्लियर? ठीक है। गरीब के लिए एक वर्ड और लिखवा देता हूँ, थोड़ा एडवांस वर्ड है बट एग्जाम में आता है। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। जो एग्जाम्स की बच्चे तैयारी करते हैं ना, इन सारे वर्ड्सों को याद कर लेते हैं, आपको भी याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस फैमिलीज, निर्धन, गरीब। तो ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ पुअर, ठीक है, निर्धन, गरीब। और ये सारे वर्ड आप यूज किस मीनिंग में करेंगे? रिच के लिए। क्लियर? थोड़ा सा भी लिखते रहना, थोड़ा थोड़ा, फिर आगे ही समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ?
अच्छा, मनी के रेफरेंस में ना, जैसे ये सारे वर्ड्स अभी आपने लिखे हैं, तो ये सब किसके रेफरेंस में थे? मनी के रेफरेंस में ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये मनी के रेफरेंस में है। तो मनी के रेफरेंस में 2 वर्ड मैं और बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर प्रोडिगल आ रहा है और एक पार्सिमोनियस है। इन दोनों को मैं वहीं बता देता हूँ, लिख लो वहीं पर आगे, ताकि मनी वाले वर्ड्स ना एक साथ आपको थोड़ा अंडरस्टूड हो जाए कि ये सारे वर्ड्स मनी से रिलेट करते हैं। देखो, प्रोडिगल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आप प्रोडिगल कहते हैं, प्रोडिगल है। प्रोडिगल का मतलब होता है जो फिजूल खर्ची करता है, मतलब जहां 2 रुपए खर्च होने चाहिए वहां 20 कर देगा। तो ऐसे बच्चे को आप क्या बोलेंगे? प्रोडिगल सन, है फिजूल खर्ची करने वाला, जो फिजूल खर्ची करता है, प्रोडिगल। यानी कि नॉट वाइज इन स्पेंडिंग मनी, मतलब जो पैसा खर्च करने में समझदार ना हो। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिजूल खर्ची करने वाला या खर्चीला, या हिंदी में इसको आप कह सकते हैं अपव्ययी। अपव्ययी मतलब जो अपव्यय करे। अपव्ययी समझ में आता है ना? अपव्यय करे, खर्चे, फिजूल खर्चा करे, उसको कहते हैं प्रोडिगल। जैसे कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करता है फिजूल, तो आप उसको क्या कहते हैं? डोंट बी सो प्रोडिगल, सेव मनी, पैसा बचाओ, प्रोडिगल मत बनो, है ना? क्लियर? तो प्रोडिगल मतलब नॉट वाइज इन स्पेंडिंग मनी, जो पैसा खर्च करने में समझदार ना हो, फिजूल खर्ची करता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं आगे वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब जो बर्बाद करे, है ना? स्पेंड थ्रिफ्ट इसी को कहते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, एफ और टी, एफ टी, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड मतलब जो खर्चा करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, सेविंग की कोशिश ना करे, स्पेंड थ्रिफ्ट। क्लियर? इसी को थ्रिफ्ट से बनता है फिर थ्रिफ्टलेस। थ्रिफ्टलेस, थ्रिफ्टलेस मतलब जो पैसे की सेविंग ना करे, खर्चा करता है, फिजूल खर्ची करे, थ्रिफ्टलेस है। somebody is thriftless। क्लियर है? स्पेंड थ्रिफ्ट और थ्रिफ्टलेस, जो पैसे को बचाता नहीं है, जो भी आएगा सब खर्च कर देगा, उसको आप कहते हैं प्रोडिगल। वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट और थ्रिफ्टलेस। ठीक है, ये है प्रोडिगल। क्लियर हुआ? ओके, समझ आ गए? 1-2 वर्ड इसमें और है, अभी नहीं लिखते हैं बट उनको। ओके, दूसरी बात समझो अब। नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या है? पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस का मतलब होता है कंजूस। somebody पार्सीमोनियस। OUS का मतलब क्या होगा? एडजेक्टिव, है ना? OUS मीन्स एडजेक्टिव। तो किसी व्यक्ति को आप कहते हैं ना कि यार वाई आर यू सो पार्सीमोनियस, तो पार्सीमोनियस मतलब जो कंजूस होता है, मतलब जो पैसा खर्च नहीं करेगा, है ना? क्लियर? तो पार्सीमोनियस का मतलब कंजूस हो गया। अब इसके सिनोनिमस, कंजूस का सिनोनिमस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? माइजरली, माइजरली कंजूस होता है। निगर्डली, LY लगाना है इसमें, निगर्डली। somebody is निगर्डली और माइजरली पार्सीमोनियस, जो कंजूस हो। ठीक है, कंजूस, निगर्डली, माइजरली, पार्सी। इसी को कंजूस को कहते हैं स्टिंजी। स्टिंजी, STINGY, स्टिंजी। और मिंजी भी कहते हैं इसी को, मिंजी या स्टिंजी। ये कंजूस में शब्द यूज आप कर सकते हैं कंजूस के लिए। ठीक है, हो गया? कंजूस के लिए आप ये भी कहते हैं, देखो, टाइट फिस्टेड। टाइट फिस्टेड, फिस्ट मतलब होता है, क्लोज फिस्टेड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज फिस्टेड। टाइट फिस्टेड मतलब जो मुट्ठी को टाइट करके रखता है ना, खर्च ना करे। फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है, ये मुक्का फिस्ट होता है। तो टाइट फिस्टेड या क्लोज फिस्टेड पर्सन कौन है? जो कंजूस होता है, खर्च ना करे, यानी कि नॉट विलिंग इन स्पेंडिंग मनी, जो पैसा खर्चे का नहीं होता है, तो उसको कहते हैं पार्सिमोनियस, स्टिंजी, मिंजी, निगर्डली, माइजरली, क्लोज फिस्टेड और टाइट फिस्टेड। पैनी पिंचिंग भी कह देते हैं मजाक मजाक में,
पैनी मतलब पैसा, और पिंच मतलब जो पिंच करके रखे, ऐसे बंद करके रखे पैसे को, ऐसे बंद करके रखे, खर्च नहीं करेगा। पैनी पिंचिंग पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन। ओके, देखो सब ये चीज़ें आगे राइटिंग स्पीकिंग सब यहीं से निकलेगी, वोकैब से ही निकलता है सब। जिसकी वोकैब अच्छी है ना, वो उसके दिमाग में जो भी थॉट आएगा वो उसको लिख लेगा, क्योंकि लिखने के लिए वर्ड्स चाहिए। ट्रांसलेशन में वर्ड्स नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। अभी तो मैं एडजेक्टिव्स ही बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट एडजेक्टिव्स। और ये 45 वर्ड्स में आपको लगभग 250 वर्ड्स करा दूंगा, और इन 250 वर्ड्स में से हर साल वर्ड रिपीट होता है, एवरी ईयर। 7-8 साल से तो मैं देख रहा हूँ जब से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एवरी ईयर यहाँ से रिपीट होते हैं वर्ड्स, एवरी ईयर। ये 45 वर्ड्स मैंने वो आपको दिए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 200, 250, 300 शब्द तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, शुरुआत की दौर में। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, एक वर्ड थोड़ा और लिख लो बस समझाने के लिए बता, ब्रॉक लिखते हैं ज़रा। अमीर गरीब, और एक वर्ड है ब्रॉक, जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं वाइल स्पीकिंग। ब्रॉक, देखो ब्रॉक एक तो ब्रेक होता है ना, तोड़ना वर्ब होता है वहाँ पर, ब्रेक है ना, तोड़ना। एक ब्रेक नाउन भी होता है ना, ब्रेक ले लो। देखो कैसे वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं, कैरेक्टर चेंज। एक ब्रेक का मतलब क्या है? नाउन। ब्रेक मतलब कुछ वक्त के लिए जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए आप उसको रोक देते हैं, फिर रिज्यूम करते हैं 15 मिनट, तो आपने 50 मिनट्स का ब्रेक लिया, इसको गैप कहते हैं, है ना। एक ब्रेक होता है तोड़ना, वर्ब, तो वहाँ वर्ब हो गया। एक ब्रेक जो कार्स में यूज़ होते हैं, एक तरह से वो क्या है, मशीन है एक तरह की जो पहियों को रोकती है, वो भी ब्रेक, वो नाउन हो गया वहाँ पर। अब यहाँ पर ब्रेक का सेकंड फॉर्म मैंने क्या लिख दिया? ब्रॉक। थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, तो मैंने यहाँ ब्रॉक लिखा है, लेकिन मैंने वर्ब नहीं लिखा है। ब्रॉक को यहाँ क्या लिखा है? एडजेक्टिव, कि ब्रॉक को आप यूज़ करेंगे एडजेक्टिव के मीनिंग में, वर्ब नहीं है यहाँ पर। ओके, जब आप कभी भी खुद को ब्रॉक बोलते हैं तो ब्रॉक का मतलब होता है जब आपके पास पैसे की तंगी है, ठीक है। जब आप आर्थिक तंगी में हैं तो आप खुद को क्या बोलेंगे? ब्रॉक। क्लियर? आप गरीब नहीं हैं, गरीब होना एक स्टेट है। ब्रॉक मतलब पैसा खूब है लेकिन पिछले कुछ 1-2 महीने से क्या चल रही है? थोड़ी तंगी चल रही है, तो यू आर ब्रॉक दीज डेज, ठीक है। तो ब्रॉक मतलब होता है हार्ड अप विद मनी, हार्ड अप विद मनी। हार्ड अप विद मनी है, यू आर हार्ड अप विद मनी, या यू आर शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की थोड़ी कमी चल रही है, तो यू आर शॉर्ट ऑफ मनी। तो वहां आप खुद को बोलेंगे हार्ड ब्रोक, ठीक है। गरीब मत बोलना कि आई एम ब्रॉक। ब्रॉक का मतलब जब जेब में पैसा नहीं है, आप खाली हो गए अभी, या आर्थिक तंगी में आप है, दोस्त ने पैसे मांगे, यार 2000 रुपये दे 2000, तो आप क्या बोलेंगे? यार अभी नहीं दे सकता, आई एम ऑलरेडी ब्रॉक, मेरे पास अभी नहीं है, आई एम ऑलरेडी ब्रॉक दीज डेज, अभी तो मैं खुद ही थोड़ा तंग चल रहा हूँ। तो वहाँ पर आप खुद को क्या बोलते हैं? ब्रॉक बोलेंगे, आर्थिक तंगी में होना, है ना, ठीक है। ब्रॉक मीन्स हार्ड अप विद मनी, या फिर शॉर्ट ऑफ मनी, जब पैसे की थोड़ी कमी है तो यू आर ब्रॉक। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अमीर हो गया, समझ में आ गया। अमीर वर्ड एफ्लुएंट, रिच, प्रॉस्परस, वेल्दी, ठीक है। एफ्लुएंट, वेल ऑफ, वेल टू डू। थोड़ा सोचा करो वर्ड्स पे भी, ठीक है, धीरे धीरे सोचोगे। गरीब समझ में आ गया। पेन्यूरियस मतलब वेरी पुअर, बहुत ही गरीब, पेन्यूरियस। इंडिजेंट, है ना। इम्पैक्यूनियस वहाँ पे आपने लिखा, इम्पॉवरिस्ड लिखा, पैनीलेस लिखा, डेस्टिट्यूट लिखा, वो सब गरीब के लिए यूज़ होते हैं जब आपका रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन ब्रॉक का मतलब गरीब मत समझ लेना। ब्रॉक का मतलब होता है जब आपके पास पैसे की कुछ समय के लिए तंगी है, आप गरीब नहीं है, तो यू आर ब्रॉक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, प्रोडिगल समझ में आ गया, जो फिजूल खर्ची करे, जो सेविंग ना करे, फिजूल खर्ची करता है ना, नॉट वाइज इन स्पेंडिंग मनी। और कंजूस कौन है? जो पैसा खर्ची ना करे। स्टिंजी, मिंजी, माइजरली, निगर्डली, है ना। क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, ये पैनी, पिंचिंग। पैनी पैसे को क्या करे? पिंच करेगा, तो पैसे को जो पिंच करेगा, खर्च नहीं करेगा, वो क्या है? पैनी पिंचिंग है, मतलब खर्चा नहीं करता है, पैसे को बचाता है, ठीक है। ओके ओके, एक वर्ड और यहाँ से बस आज के लिए थोड़ा पढ़ लो। स्टैलर को थोड़ा देख लो बस, बाकी 1-2 वर्ड और देख लो बस। 22 देख लो, बाकी तो सीक्वेंस में करेंगे ही, कल सारे वर्ड कर लेंगे कल इसके पूरे। अभी मैं आपको रफली थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, मोटा मोटा, कि वर्ड्स की आइडियाज़ हो जाए मीनिंग का। स्टैलर मीन क्या होता है? स्टैलर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? शानदार, है ना, एकदम
प्रभावशाली जो हो उसको आप कहते हैं स्टैलर। तो स्टैलर परफॉर्मेंस, अभी देखा था ना टेस्ट क्रिकेट चल रहा है ना मैच, उसमें यंग सा प्लेयर है, क्या नाम है उसका, अरे वो छोटा सा उसने डबल सेंचुरी मार दी ना, तो जो भी है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, स्टैलर परफॉर्मेंस, हर कोई उससे प्रभावित हो गया, है ना। तो स्टैलर का मतलब क्या होता है, शानदार, यानी कि वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव, और इसी को आप शानदार को कहते हैं आउटस्टैंडिंग या स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, स्प्लेंडेड, SPLEND, स्प्लेंडेड, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस भी कह सकते हैं आप इसको, फैबुलस, स्टैलर। स्टैलर का एक मतलब तो ये होता है, दूसरा होता है रिलेटेड टू स्टार्स, तारों से संबंधित, तारों से रिलेटेड टू स्टार्स। स्टैलर परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही, मतलब शानदार परफॉर्मेंस, ठीक है, एकदम इंप्रेसिव, कोई सुने तो इंप्रेस हो जाए, तो दैट इज स्टैलर। समझ आ गया? स्टैलर मतलब वेरी इंप्रेसिव, शानदार के मीनिंग में अब यूज करते हैं ना। स्टैलर परफॉर्मेंस हो गया, स्टैलर एक्टिंग, स्टैलर एक्टिंग इन द मूवी, तो एक्टिंग कैसी है, स्टैलर मतलब बहुत ही इंप्रेसिव है, शानदार है, ठीक है। जैसे एक मूवी नहीं आई थी अभी, मानेकशॉ, श्याम बहादुर, है ना, तो उसमें जो विकी कौशल ने एक्टिंग की है वो काफ़ी इंप्रेसिव रही, लोग काफ़ी प्रभावित हुए उससे, तो उसकी एक्टिंग कैसा हो गया, एक तरह से स्टैलर एक्टिंग, स्टैलर परफॉर्मेंस कह सकते हैं, शानदार, बहुत ही इंप्रेसिव है, तो वेरी इंप्रेसिव, स्प्लेंडेड, आउटस्टैंडिंग और फैबुलस, ठीक है, क्लियर। और दूसरा क्या होता है, स्टैलर मीन्स रिलेटेड टू स्टार्स, स्टैलर रिसर्च मतलब तारों से संबंधित जो रिसर्च है। और मूवी भी आपने सुना होगा ना, एक मूवी भी आई थी इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक वर्ड थोड़ा सा अभी मुझे देखो याद आ गया, मैं इसको बता रहा था, एक वर्ड लिखा था ना आपने, एक वर्ड लिखा था ये वाला, इम्पैकेबल लिखा था ना। इम्पैकेबल मीन्स क्या होता है, परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना हो, फॉल्टलेस। वहीं पर एक वर्ड ऐड कर लो, फ्लॉलेस, थोड़ा याद रहना चाहिए आप, मुझे भी याद आया, फ्लॉलेस, ये वर्ड ऐड कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है, देखो ये जो फ्लॉ है ना, फ्लॉ का मतलब होता है कोई कमी या किसी तरह का कोई कमजोरी है, जैसे आप में कोई कमी है, मतलब बिहेवियर में, जैसे कुछ लोगों में होता है ना, तो कहते हैं ना हर किसी में फ्लॉ, एवरीबडी हैज़ फ्लॉज, तो एवरीबडी हैज़ फ्लॉज मतलब हर किसी में कोई कमी होती है, नोबडी इज़ परफेक्ट, है ना। तो फ्लॉ का मतलब यहाँ से जब लगा दोगे लेस, तो क्या हो जाएगा, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी आप नहीं निकाल सकते, तो उसको आप कहते हैं फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, इम्पैकेबल। तो फ्लॉलेस एक्टिंग कैसी हो जाएगी, फ्लॉलेस एक्टिंग बाय विकी कौशल इन द मूवी। तो फ्लॉलेस एक्टिंग मतलब एकदम परफेक्ट एक्टिंग की है, कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उसने निभाया है, शानदार एक्टिंग करी है, फ्लॉलेस, है ना। किसी की परफॉर्मेंस को आपने देखा, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, तो फ्लॉलेस मतलब जिसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फ्लॉ का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई कमी, क्लियर, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हाँ मुझे पता है मुझ में कमियां हैं, तो आप इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में, हाँ मुझे पता है, मैं स्वीकारता हूं कि मुझ में कमियां हैं, सब में होती हैं, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में, कैसे ट्रांसलेट कर लोगे, या आई एक्सेप्ट, आई नो, आई हैव फ्लॉज, आई हैव फ्लॉज, एवरीबडी हैज फ्लॉज, यू हैव फ्लॉज, आई हैव फ्लॉज, एवरीबडी हैज फ्लॉज, ठीक है। आई एम नॉट फ्लॉलेस, आई हैव फ्लॉज, है ना। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो परफेक्ट के बिना लोग, देखो जब आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, तब एंकर्स बोलते हैं ना, डिबेट होती है अच्छे अच्छे चैनल पे, जब लोग इंग्लिश में डिबेट करते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकार जब आती है तो सब सरकार में कमी है, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसमें कमी नहीं है ना। सरकार होती है तो कमियां तो होती हैं, कुछ में ज़्यादा, कुछ में कमी, है ना। तो उससे कहता है, फिर वो सेंटेंस बोलेगा, नो गवर्नमेंट इज़ फ्लॉलेस, हर सरकार में कमियां आती हैं, इसमें भी हैं, लेकिन अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, ऐसे बोलते हैं फिर, है ना। तो एवरीबडी इज़ फ्लॉलेस मतलब नोबडी इज़ फ्लॉलेस, एवरीबडी हैज़ फ्लॉज, ठीक है, याद हो जाएगा वर्ड, क्लियर, ओके। कितने वर्ड्स हो गए अभी तक, लगभग 10, 12, 13 वर्ड हो गए, 14, 15,
कितने हो गए? प्रोडिगल वगैरह भी हो गया था ना, 16 वर्ड्स हमने कर लिए। एफ्लुएंट हो गया, पेन्यूरियस तक तो कर ही लिया था ना, यहाँ तक तो 2 वर्ड इधर से कर लिए थे, 1 वर्ड फिर स्टैलर कर लिया, ठीक है। चलो मीगर और ये कर लो, बस ये 2-3 वर्ड और कर लो। मीगर पर आते हैं। मीगर, मीगर मतलब होता है बहुत कम, थोड़ा सा, मीगर। मीगर अमाउंट का मतलब क्या होगा? मीगर अमाउंट, मीगर फंड्स। मीगर मतलब बहुत कम, तुच्छ, ना के बराबर। मीगर एडजेक्टिव है। मीगर मीन्स होता है नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट, ये इसी को आप कह सकते हैं ना के, क्या कह सकते हैं? ना के बराबर। ना के बराबर का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी लिटिल। क्या हो जाएगा भाई? वेरी लिटिल। वेरी लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा मतलब इतना कम कि उससे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। मीगर, मीगर अमाउंट कितना अमाउंट होगा? मीगर अमाउंट बहुत कम, ना के बराबर। इनसफिशिएंट है मतलब। मीगर पॉकेट मनी का मतलब क्या हो जाएगा? मीगर पॉकेट पॉकेट मनी कितनी मिलती है? मीगर। आई गेट मीगर पॉकेट मनी। मीगर पॉकेट मनी मतलब वेरी लिटिल और नॉट, ना के बराबर, मतलब ज़रूरतें भी पूरी ना, उसको कहते हैं मीगर। तो मीगर यूज़ होता है जहाँ पर आप अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट बहुत कम पैसा है ना, फंड्स की बात करते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे क्या? वहाँ पर यूज़ करेंगे मीगर। नॉट सफिशिएंट, वेरी लिटिल। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? इसी को कहते हैं इंग्लिश में पॉल्ट्री, याद रखना। पॉल्ट्री अमाउंट का मतलब होता है तुच्छ सा, थोड़ा सा, बहुत, ना के बराबर। पॉल्ट्री अमाउंट, पॉल्ट्री फंड्स, ठीक है। पॉल्ट्री का मतलब भी बहुत थोड़ा सा या ना के बराबर होता है। मीगर याद रहेगा ना? मीगर मतलब बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर। मीगर पॉल्ट्री है। वेरी लिटिल, नॉट सफिशिएंट। क्लियर? चलो चलो, थक गए क्या? छोड़ देते हैं, चलो फ्री। एक बार रफली रिवाइज करके देखो, 1 मिनट बस, कॉपी बंद कर लो, रफली रिवाइज करके देखो शब्दों को, ऐसे सोच के देखना। डिलीजेंट थोड़ा सा देखो, जब शब्दों को याद करो ना, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है वर्ड्स को। 1-2 बार इनको रीडिंग करो वर्ड्स के साथ, फिर करना कुछ नहीं, शीट उठाओ, ऐसे रिवीजन करना शुरू करो, मोटी मोटी बातें। पहले मोटी मोटे वर्ड्स तो याद रहे ना, धीरे धीरे याद होंगे। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, जो दिल से मेहनत करे, मेहनती हो, परिश्रमी हो, बस ऐसे याद रखो अभी। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग सिनोनिमस है इसका। लेबोरियस, जो लेबर करे। असिडुअस, सेजुलस। पेन्स टेकिंग मतलब जो तकलीफ उठाए, मेहनत करे, पेन्स, संघर्ष करता है, उसको कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होता है? स्लगिश, लेजी, सुस्त, आलसी, मेहनती का, है ना। स्प्यूरियस क्या है? व्हाट समथिंग इज स्प्यूरियस, आप कहते हैं समथिंग इज स्प्यूरियस। समथिंग इज स्प्यूरियस मतलब फेक, बोगस, नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, स्प्यूरियस। शैम, फोनी, काउंटरफीट, बताया था, मेलाफाइड। स्लगिश मतलब स्लो टू एक्ट, आलसी, सुस्त, लेजी, आइडल। टार्डी, टॉर्पिड, somebody टार्डी, टॉर्पिड, स्लो, स्लगिश, लिथार्जिक, इंडोलेंट, इसे वर्ड्स आपने लिखे थे। यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड मैंने बताया था स्लगिश का, तेज तर्रार, मतलब तेज जो होता है। निम्बल, निम्बल मतलब क्विक टू मूव, जल्दी एक्ट, क्विक टू एक्ट। अजाइल होता है, एक्टिव होता है। फीबल मतलब होता है कमजोर, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, ताकत जहाँ कमजोर हो तो आप फीबल हो जाते हैं ना, फीबल। या जिसमें पावर ना हो, शक्ति ना हो, ताकत ना हो, फीबल हो जाता है। वीक या इनफर्म, वीक या इनफर्म, ठीक है। इसका ऑपोजिट देखो क्या बनेगा। एक वर्ड होता है ना रॉबस्ट, सुना है ना, रॉबस्ट, मजबूत, टिकाऊ, रॉबस्ट कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट जैसा बनता है, ठीक है, याद रखना है। जीनियल मतलब क्या होता है? समबडी जीनियल, नहीं, फ्रेंडली, मिलनसार। ये किसी के मिलनसारिता को बताता है कि कोई व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, जीनियल है। जीनियल मतलब गुड नेचर्ड है
है ना, मिलनसार। और जॉवियल, जेंटिल, एफेबल वर्ड याद रखना, AFFLE, एफेबल मतलब मिलनसार, जो सबसे हंस के बात करे, मिले जुले। कनिंग मतलब चालाक, कपटी, जो कपट करे, धोखा करे, छल करे। तो कनिंग का सिनोनिमस था क्राफ्टी, है ना। क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट वे, डिसीटफुल होता है, डिसेप्टिव, स्लाय, SLY, स्लाय, डिसीट, डिसेप्टिव। वाइली, वाइल से क्या बनेगा, वाइल से क्या बनेगा, वाइली। वाइली मतलब जिसमें छल हो, वाइल मतलब छल, कपट। तो वाइल से वाइली, डिसीट से डिसीटफुल, डिसेप्शन से डिसेप्टिव, ठीक है, क्राफ्टी, कनिंग, ठीक है, याद रखना है थोड़ा सा। अच्छा, एक वर्ड इसमें और ऐड कर लो, वहाँ पर याद कराता हूँ आपको। नेविश भी ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं, नेविश। नेव अगर किसी को कहते हैं ना आप, यू आर अ नेव। जैसे नेव एक वर्ड होता है इंग्लिश में, NAVE। तो नेव का मतलब होता है मक्कार और धूर्त व्यक्ति, और नेव का एडजेक्टिव क्या बनेगा, नेविश। somebody is नेविश। नेव एडजेक्टिव, ये नाउन है, नेव इज नाउन, और ये एडजेक्टिव है। जब आप नेव बोलते हैं तो आप किसी व्यक्ति को मक्कार, झूठा बोल रहे हैं, यू आर अ नेव। नेविश मतलब नेविश बिहेवियर, थोड़ा छल कपट वाला, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मीन्स परफेक्ट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, इम्पैकेबल एकदम। इसी से पास मैंने वर्ड लिखवाया था इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट मतलब जिस पे कोई दाग धब्बा ना हो, साफ सुथरा एकदम, है ना, नीट एंड क्लीन, स्पॉटलेस, स्टेनलेस, दाग धब्बा साफ सुथरा एकदम, ठीक है। बिनाइन मीन्स काइंड, जेनरस, मर्सीफुल, जिसमें दया का भाव हो, ह्यूमेन होता है, जो दया करे। बिनाइन का ऑपोजिट मैंने अभी बताया था आपको, रुथलेस। रुथलेस मतलब क्रूर, क्रूअल, ब्रूटल, मर्सीलेस, है ना, जो दया ना करे, कैलस। नेक्स्ट वर्ड इज कोलोसल। का मतलब बताया था अभी, वेरी लार्ज इन और बिग इन साइज और शेप। ह्यूज, ह्यूज कहते हैं ना, क्लियर। जाइगेंटिक, मैमथ, टावरिंग, टावरिंग, जाइगेंटिक, टाइटेनिक, बिग इन साइज और शेप। एफ्लुएंट मीन्स रिच, वेल्दी, प्रॉस्परस, है ना, वेल टू डू, वेल ऑफ, ऑप्युलेंट। ऐसे याद होंगे धीरे धीरे ही, और कोई इसमें कोई कहानी नहीं है कि कोई जादू नहीं है। पेन्यूरियस मतलब वेरी पुअर, गरीब, निर्धन। डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, इम्पॉवरिश, लिखा था ना, इम्पॉवरिज्ड। इम्पेक्यूनियस, वेरी पुअर। मीगर मीन्स क्या होता है, वेरी लिटिल इन क्वांटिटी, वेरी लिटिल इन क्वांटिटी। इनसफिशियंट, बहुत कम, ना के बराबर। पोल्ट्री कहते हैं, ये अमाउंट और फंड्स वगैरह में यूज होता है, पोल्ट्री या मीगर। ओके, यहाँ पर फिर एक वर्ड हमने नीचे पढ़ा था, स्टैलर मीन्स शानदार, आउटस्टैंडिंग, है ना, आउटस्टैंडिंग, एकदम स्प्लेंडिड, वेरी इंप्रेसिव। प्रोडिगल मीन्स प्रोडिगल, प्रोडिगल पर्सन, वाई आर यू सो प्रोडिगल, क्यों नहीं इतना पैसा क्यों खर्च करते रहते हो हमेशा, खर्चीला, जो पैसा बचाए ना, प्रोडिगल, ठीक है। प्रोडिगल सन, प्रोडिगल चाइल्ड ऐसे बोलते हैं। तो प्रोडिगल मतलब खर्चीला। स्पेंड, थ्रिफ्ट, वेस्टफुल जो होता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड ऐड कर लो, भूल गया शायद मैं, एक्स्ट्रावेगेंट भी ऐड कर लेना। प्रोडिगल में ही वर्ड ऐड करो, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी फिजूल खर्ची करने वाला। somebody is extravagant। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो फिजूल खर्ची करे, पैसे को खर्च करता है, बचाता नहीं है ना, उसको आप कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। वेस्टफुल होता है, स्पेंड, थ्रिफ्ट है ये, ठीक है। थ्रिफ्ट लेस होता है, थ्रिफ्ट लेस, ठीक है, जो बचाए ना, बचत ना करे। अच्छा, इसमें मैंने एक कंजूस का वर्ड आपको बताया था ना। कंजूस क्या होता है, पारसी मोनिस, स्टिंजी, मिंजी, माइजरली, निगर्डली, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, पैनी पिंचिंग, पैसे को जो बचाए ना, कंजूस हो, खर्च ना करे, क्लियर। पैनी पिंचिंग याद रखना है। ब्रॉक अभी मैंने पढ़ाया था, ब्रॉक का मतलब क्या होता है, somebody is ब्रॉक। आप खुद को बोलते हैं ब्रॉक दीज डेज। ब्रॉक मीन्स हार्ड अप विद मनी, जब आप पैसे से थोड़े से क्या हैं, तंग हैं, मतलब गरीब नहीं है, यू आर हार्ड अप विद मनी, यू आर शॉर्ट ऑफ मनी, तो आप खुद को बोलेंगे हार्ड अप, क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। कल ये कुछ वर्ड्स मैं और कराऊंगा थोड़े से, 5 to 8 वर्ड्स डेली,
और थोड़ा सा हम लोग फिर ग्रामर के बेसिक से शुरू करेंगे। क्लियर? और देखो पहले क्लास आपका वही जो चल रहा है 1-1.5 घंटे वही पढ़ेंगे अभी, जीएस में जो चल रहा था उससे आप बोर से हो जाते हो ना थोड़े से, तो और बाद में फिर लगभग 45-50 मिनट्स की क्लास 5 मिनट का ब्रेक करके इंग्लिश डेली करेंगे अभी। ठीक है? क्लियर? देखो आदत डालो थोड़ा चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने की अब। ठीक है? अगले 6 महीने यहाँ से आप डाइवर्सिफाई करके पढ़ो चीज़ों को, अब रूटीन नहीं बनाना है अभी। ठीक है? ये शीट लेकर आनी है आपको कल भी, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इसको लेके आना है साथ में।